हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बिना किसी देर के हम लोग नया एपिसोड शुरू करते हैं। सोचो, अपने समय के सबसे पावरफुल एम्परर हो, लेकिन एक डेमन क्वीन से हार कर एक मोटे इंसान के शरीर में जन्म लेते हो, वो भी एक ऐसे दुनिया में जहाँ कल्टीवेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके ऊपर से इस दुनिया में जेंडर रोल्स उल्टे हैं, जहाँ औरतें काम पर जाती हैं और मर्द घर और परिवार संभालते हैं। अब हमारे हीरो का मिशन है कि इस फेमिनिस्ट दुनिया में सरवाइव करना, जहां औरतें असली प्रेडेटर्स हैं, और अपनी पुरानी कल्टीवेशन वापस पाना जो रेनकार्नेशन के बाद खो चुकी है। लेकिन बात और बिगड़ जाती है जब वो औरत जिसने उसे मारा और इस दुनिया में भेजने की वजह बनी, उसका पीछा करते हुए यहाँ भी आ जाती है। एम्परर की तरह वो भी अपनी शक्ति वापस पाने और बदला लेने के इरादे से आई है। फिर भी रिगोरियस ट्रेनिंग के वजह से हीरो अपना सारा एक्स्ट्रा वेट और मोटापा खत्म कर लेता है और अपने गोल की तरफ बढ़ता है। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हीरो और भी ज्यादा डिजायरेबल टारगेट बन जाता है इस दुनिया की औरतों के लिए, जो उसे एक तरह से सैवेज मैनर में परस्यू और कॉम्प्लीमेंट करने लगती हैं। एक मिशन के दौरान हीरो को पता चलता है कि इस दुनिया में खतरा सिर्फ औरतें ही हैं, बल्कि डेमोनिक मॉन्स्टर्स और मार्शियल आर्ट्स भी अभी तक छुपे हुए रूप में एग्जिट करते हैं। ये सब जानने के बाद क्या हमारा प्रोटैगनिस्ट इस रिवर्स रोल्स वाली दुनिया में सरवाइव कर पाएगा? कहानी शुरू होती है जब हीरो इंटरनेट पर एक न्यूज आर्टिकल देखता है जो डैडी गन स्टाइल के बारे में बात कर रहा होता है। आर्टिकल के मुताबिक कुछ लोगों का मानना है कि यह स्टाइल मेल मेंटेलिटी को गलत दिशा में ले जा रहा है। आर्टिकल ये भी कहता है कि पुराने जमाने में औरतों को समझदारी और स्वैग तक पहुंचने की एक क्षमता वाला माना जाता था, लेकिन ये स्टाइल उनकी इमेज को खत्म कर रहा है। ये जब इंटरनेट की बकवास पढ़ते हुए हमारा हीरो सोचता है कि वो एग्जैक्टली इस दुनिया में रेनकार्नेट हो गया है। 2 दिन हो चुके हैं इस नए जगह पर आए हुए और अब तक वो अपने भारी शरीर का आदत नहीं डाल पाया है। इस दुनिया में आने से पहले वो अपने समय का एक महान एम्परर था। हर बार जब वो किसी न्यूज साइट पर जाता था तो सिर्फ चोरी लुच्चाके की खबरें मिलती हैं। इस नए दुनिया में कोई कल्टीवेटर्स नहीं है, बस एक मॉडर्न दुनिया है जहां मर्द और औरत के कॉन्सेप्ट उल्टे हैं। उस डेमन क्वीन की शक्ति इतना ज्यादा थी कि दोनों अपने शरीरों को खो बैठी, लेकिन हीरो किसी तरह अपने किस्मत के जरिए बचा रहा। एक चमत्कार एक तौर पर उसकी स्पिरिट दूसरी दुनिया में ट्रेवल कर गई और एक अभी अभी मरे हुए इंसान के शरीर में अपना पुनर्जन्म पाए। वैसे उसका नया नाम लिन मोह लगता है। इस शरीर की यादों से पता चलता है कि ये एक अमीर घर का लड़का था जो एक फर्स्ट क्लास प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा था। लिन को कोई आइडिया नहीं था कि क्या वो डेमन भी दोबारा जिंदा हो गया है या नहीं, लेकिन चाहे कुछ भी हो, अपनी पुरानी शक्ति वापस पाने से पहले उसे लिन मोह के रूप में जीना सीखना था। इसी वजह से एक एम्परर होने के बावजूद उसे स्कूल जाना पड़ रहा था। कपड़े पहनकर वो जवान लड़का अपने कमरे से बाहर निकला। चारों तरफ देखते हुए उसने सोचा कि उसका परिवार बुरा नहीं लगता, फिर भी उसका घर उसके पहले वाले फिश टैंक से भी छोटा था। अपनी यादों में उसे याद आया कि उसके माता पिता एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे और उसकी दादी अल्जाइमर्स की वजह से हॉस्पिटल में बिस्तर से बंधी हुई थी। उसके दूर के रिश्ते उसकी मौसी उसकी गार्जियन बन गई थी जब उसे छोड़ दिया गया था। उसके साथ रहने के बाद उसकी मौसी ने उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली थी और लिन की लाइफ का स्टैंडर्ड गिरता चला गया। घर के अंदर चलते हुए लड़का एक टेबल के पास गया। जो लड़का ऐसे लग रहा था जैसे उसका बाल गाय के चाटने से सेट हुए हो। उसका नाम यांगिन था और दूसरे का नाम जुआन था। ये दोनों लड़के सामने आए और कहने लगे कि लिन बिल्कुल सही वक्त पर आया है ताकि पढ़ाई के बारे में बात हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि यान हुई बिल्कुल सही कह रही थी, लेकिन ये एक मजाक था। जैसे ही लिन ने अपने मौसी का लिया हुआ नाम सुना, उसका चेहरा फीका पड़ गया। उसके शरीर की पुरानी यादों के मुताबिक उसकी दादी ने अल्जीमेर्स होने से पहले ही उसकी शादी का रिश्ता तय कर दिया था और लड़की का नाम वही था। लेकिन जब उस लड़की को रिश्ता के बारे में पता चला तो वो शॉक्ड हो गई और उसने गुस्से और नफरत से कहा कि वो इतने मोटे लड़के के साथ कैसे शादी कर सकती है। फिर एक दिन सड़क पर चलने के दौरान लिन गलती से एक ट्रक के नीचे आ गया
जब ये हादसा हुआ तो उसकी मौसी ने ये सोचकर शादी का रिश्ता कैंसिल कर दिया कि ये सब उसके लिए अच्छा होगा। ये सोचना ही अजीब था कि अपने समय का एक महान एम्परर एक औरत के फैसले से इस नए दुनिया की किसी लड़की से शादी करेगा। किचन में ही उसकी मौसी ने उससे पूछा कि क्या वो सुन रहा है। लड़के ने कहा कि कुछ नहीं और मौसी से कहा कि दोबारा उसके लिए शादी का रिश्ता ना बनाए। लिन के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखते हुए मौसी को लगा कि वो बदला बदला लग रहा है। अनजाने में ही उसके अंदर एक अजीब सी सासक्त ऑरा थी, जैसे कोई टायरानी का असर हो। लिन टेबल पर बैठ गया और सोचने लगा कि उसका डाइट शुरू होने के बाद से उसकी भूख खत्म हो गई है, लेकिन इस शरीर को भूख से मरने से बचाने के लिए उसे ध्यान से काम लेना था। जब उसने एक टुकड़ा खाने का उठाया तो सोचा कि इसकी स्मेल अच्छी है। तभी उसका कजन उससे पूछता है कि वो फॉरेन में पढ़ाई क्यों नहीं करता, जबकि उसके साथी जानते हैं कि वो अपना प्यार कितना खुलकर एक्सप्रेस करता है। लिन सोचने लगा कि उससे इन सब लोगों से बात करने की जरूरत ही क्या है। लिन जो एक एम्परर के रूप में हजारों सालों तक राज कर चुका था, ये सोच रहा था कि अब वो इन छोटी बातों और लोगों से बात करना क्यों जरूरी समझे। लेकिन क्योंकि उसे एक आम इंसान का नाटक करना था, उसने कैजुअली कहा कि वो अभी फॉरेन नहीं जाएगा क्योंकि वो इस स्कूल से खुश है। फिर उस लड़के ने कहा कि ये जरूरी नहीं कि वो किस स्कूल में पढ़ता है जब तक उसके ग्रेड्स अच्छे रहे। खाना खाते खाते लिन सोच रहा था कि उसे अपने कजन से बात करने का बिल्कुल मन नहीं था। 1 घंटे बाद लिन एक कार के अंदर था और ड्राइवर ने अनाउंस किया कि उनका डेस्टिनेशन आ गया है। कार से उतरते वक्त लिन के कजन ने उससे रिक्वेस्ट की एक साथ ना उतरें। लिन ने अपने कजन की तरफ एक लगभग नफरत भरी नजर डाली, जो उसके चेहरे की इंटेंसिटी देखकर डर गया और जल्दी से कार से निकल गया। अगले ही पल लिन बिल्डिंग के सामने खड़ा था। उसने बिल्डिंग की तरफ देखते हुए सोचा कि दुनिया की आर्किटेक्चर वाकई काफी इम्प्रेसिव है, लेकिन कुछ चीजें अजीब लग रही थी। सभी लड़के अलग अलग तरीके से दिक्कत में नजर आ रहे थे क्योंकि वो अपनी पेल लेग्स देखते हुए घूम रहे थे। कम से कम औरतें तो नॉर्मल लग रही थी। पीछे 2 लड़कियां बात कर रही थी लिन के भाई की टांगों के बारे में और कह रही थी कि वो बहुत खूबसूरत है। ये सुनकर लिन को इतनी नफरत हुई कि उसका मन करने लगा कि बस उल्टी कर दे, लेकिन उसने सोचा कि ये सब भूल जाना ही ठीक है क्योंकि अभी उसे ये भी नहीं पता था कि वो डेमन अभी भी जिंदा है या नहीं। इसके अलावा उसे अपना शरीर मजबूत बनाना था क्योंकि वो जानती थी कि डेमन कभी भी सामने आ सकती है। स्कूल में चलते हुए लिन अपने क्लासरूम तक पहुंच गया। पीछे से कुछ लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि उसकी फियानेस यहाँ है। उसकी बीवी एक टेबल पर बैठी थी और 2 लड़कियां उससे बात कर रही थीं। लिन ने देखा कि उसकी बीवी को उसका वहाँ होना ज्यादा पसंद नहीं आ रहा था। लिन को लगा कि ये कितना हैरानी की बात है कि इंसान कैसे अपने आप को इतना बेकार बना सकता है। लड़का अपने डेस्क की तरफ पढ़ता है। यानुआ कंफ्यूज था और बैठते हुए वो सोच रहा था कि वो अपना कल्टीवेशन किस तरह से दोबारा स्टार्ट करेगा। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखता है और कह रहा था कि वो उस लड़की को पसंद नहीं कर सकता। उसने ये भी कहा कि असली दुनिया टीवी जैसी नहीं होती और वो लड़की मैच्योर लगती थी, लेकिन जो कुछ वो कहती थी उसमें धोखा हो सकता था। लिन को याद आता है कि वो लड़की उसके नए शरीर की क्लासमेट थी। फिर लड़की ने कहा कि वो कैसे किसी स्कूल क्लास के इंसान को पसंद कर सकती है। लिन को चुप देखकर लड़की समझ गई कि उसने शायद कुछ ज्यादा ही कह दिया और कहा कि अगर वो अपने वेट कम करे तो यानुआई को शायद वो पसंद कर ले। फिर प्रोटोगनिस्ट ने लड़की से पूछा कि वो जो कहना चाहती थी वो कह दे। लड़की ने पूछा कि उसे कैसे पता चला कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी, और लिन ने जवाब दिया कि वो लड़की इतनी सादी और ईमानदारी से ऐसे कैसे बिहेव कर सकती थी। फिर लड़की ने अपने असली मकसद बताया। वो चाहती थी कि लिन उसके साथ एक गेम खेले और कहा कि ये ज्यादा वक्त नहीं लेगा और वो दोबारा उसे एक लड़की से मिलवाएगी जो जैनुआ से भी ज्यादा खूबसूरत होगी। लड़की ने कहा कि एक ऐसा पहाड़ है जो अकेले चढ़कर नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन उसके पास कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं जो उसे डायरेक्टली पहाड़ तक ले जा सकते हैं, और वो सोच रही थी कि समर के दौरान वहां जाएगी। उसने ये भी बताया कि रात के समय वो जगह काफी प्रभावित करने वाली होगी और अगर उसने मना किया तो उसे बहुत पछतावा होगा। लिन को याद आया कि
ये एक अफवाह थी कि ऊंची पहाड़ी जगह पर स्पिरिचुअल एनर्जी होती है और वो पहाड़ उनके रीजन के सबसे करीब था और वहाँ एनर्जी होना काफी मुमकिन था। और वैसे भी वो इस शरीर के लिए एक अच्छा मौका था क्योंकि पहाड़ चढ़ाई करने से उसका वजन भी कम हो सकता था। उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हुए लिन ने कहा कि वो गेम में अच्छा नहीं है, लेकिन इस बात से लड़की खुश हो गई। लड़की ने कहा कि उन्हें क्लास 3 के एक इडियट से मैच करना पड़ेगा जो हमेशा अच्छा होने का नाटक करता है और फिर क्लास के बाद वो दोनों कंप्यूटर क्लब के कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ वक्त बाद कंप्यूटर रूम में लड़की ने कहा कि उसने रूम को सिर्फ उन दोनों के लिए रिजर्व कर लिया था ताकि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। बैठते हुए लड़की ने लिन से कहा कि वो अपने यूजर अकाउंट में लॉगिन करे। लिन ने अपने पासवर्ड इंटर किया और सक्सेसफुली अकाउंट में लॉगिन कर गया। गेम के अंदर लिन एक विंडो को देख रहा था जिसमें लिखा था ये एक कॉम्पिटिटिव एक्शन गेम है जिसका थीम इमोर्टलिटी पर बेस्ड है। लड़की आती है और कहती है कि उसने उस रियल में के बॉस को बुलाया है क्योंकि वो उनकी मदद करने आया है। फिर बॉस आता है और कहता है कि उसने सच में एक आदमी लाया है और लगता है कि प्रोटैगनिस्ट को पसंद करता है क्योंकि वो उसकी दोस्त का क्लासमेट है। थोड़ी देर के लिए मौसम खत्म करते हुए लड़की कहती है कि वो 3 वर्सेस 3 PvP मोड शुरू करेगी। रनिंग शुरू करते हुए लड़की कहती है कि वो चुप रहे जब तक वो अपने टीम को नहीं हरा देती। फिर प्रोटैगनिस्ट की दोस्त उसे कहती है कि वो चुप हो जाए जब तक वो चेक कर रही है। लिन सोचता है कि उसके दुनिया में केवल लेजेंडरी बिंग्स ही इमॉर्टल हो सकते हैं, लेकिन ये गेम और उसकी दुनिया काफी मिलती जुलती लग रही है। उसने सोचा कि हो सकता है कि इस दुनिया में भी इमॉर्टल्स हो, इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए। बैठते हुए एक नोटिफिकेशन आता है कि किसी ने जान खो दी है। वही लड़की जो पहले थी अब दिखाई देती है। लगता है वो थोड़ी परेशान है। दोबारा दौड़ते हुए वो कहती है कि उसने गलती की थी और अब वो बदला लेगा, लेकिन वो फिर से मर जाती है और रनिंग का साइकिल दोबारा रिपीट होता है। इस बार प्रोटैगनिस्ट की दोस्त मदद करने के लिए आती है, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता। गेम के बाहर प्रोटैगनिस्ट की दोस्त गुस्सा हो जाती है क्योंकि उस रियलमी का बॉस भी उस व्यक्ति को हरा नहीं पा रहा है। वो प्रोटैगनिस्ट से कहती है कि वो सावधान रहे क्योंकि फ्लाइंग फेदर आ रहा है, लेकिन लिन पूरी तरह शांत रहता है। दौड़ते हुए प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि उसने अपने फाइटिंग इंस्टिंक्ट को हजारों सालों तक डेवलप किया है और अब वो उन्हें गेम में भी इस्तेमाल कर सकता है। इस दौरान दूसरी टीम अब भी प्रोटैगनिस्ट का पीछा कर रही थी जबकि 2 लड़कियां उस व्यक्ति के आसपास घूम रही थी जो गेम खेल रहा था। फिर लड़की कहती है कि वो उससे बच नहीं सकता। पीछे मुड़कर लिन देखता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। रनिंग रोककर वो सोचता है कि वो एक एम्परर था और कभी भी किसी ने उसका पीछा नहीं किया। जब उस लड़की ने लिन को देखा तो वो जल्दी से छुप गया। प्रोटैगनिस्ट ने उसका तेजी से रिएक्ट करना नोटिस किया और सोचा कि इस बॉडी से वो गेम में जीत नहीं सकता क्योंकि यहाँ अटैक्स का इस्तेमाल करना मुश्किल था। गेम के बाहर लेन को लगता है कि उसे एक एबिलिटी का इस्तेमाल किया। लड़की जो प्रोटैगनिस्ट ऑब्जर्व कर रही थी वो सोचती है कि वो एक नोवाइस है जिसे बिल्कुल भी नहीं पता कि वो कहाँ है, इसलिए एक पॉजिटिव पॉइंट है और वो लड़के के आसपास आने लगी। जल्दी से लिन ने कीबोर्ड और माउस का इस्तेमाल किया और लड़की पर अटैक लॉन्च किया। अचानक वो लड़की हिट हो गई और एक नोटिफिकेशन दिखाई दी कि प्लेयर मर गया। दूसरी तरफ सब लोग हैरान हो गए कि प्रोटैगनिस्ट ने एक ऐसे जीत लिया। अपने चेयर से उठती हुई लिन की दोस्त कहती है कि पता था वो इतना अच्छा था। जब उसने लिन को देखा तो वो उसे पूछती है कि क्या वो ठीक है। लिन सोचता है कि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इस बॉडी को इतना डैमेज हो सकता था। एक सिंपल स्पिरिचुअल एनर्जी के इस्तेमाल से गेम में वापस आने पर उसकी एक दोस्त ने कहा कि वो वापस आएगी, लेकिन उसके पास अब और वक्त नहीं था। सोचता है कि उसने फाइनली उसे ढूंढ लिया है और ये समझकर वो सोचता है कि वो हमेशा क्यों भाग रहा था, लेकिन इस बार वो उसे मार डालने के लिए जा रही थी और प्रोटैगनिस्ट को देखते हुए वो उसके तरफ बढ़ने लगी। इस दौरान प्रोटैगनिस्ट लगातार दौड़ता रहा। जब उसने देखा कि लड़की ने फिर उसे ढूंढ लिया है तो वो सोचता है कि उसे अपने लोअर बॉडी को दोबारा बूस्ट करना चाहिए और अपने स्वॉर्ड को लड़की की तरफ उछाल दिया। फिर लड़की पूछती है अगर प्रोटैगनिस्ट उसे इतना दूर से मारना चाहता था। उसी पल उसकी टांग को स्वॉर्ड लगती है और वो जमीन पर गिर जाती है।
अपनी टांग में स्वॉर्ड देखकर वो सोचती है कि क्या ये उसका वार्निंग था कि वो उससे पीछा करना बंद करे। गेम के बाहर लिन की एक दोस्त कहती है कि उन्हें उसके पीछा करना बंद कर देना चाहिए। लड़की फिर पूछती है कि क्या उन्होंने दूसरी तरफ से कांटेक्ट किया और उन्हें तुरंत बात करनी चाहिए जो उससे मिलना चाहती थी। लिन के पास आके उसकी दोस्त कहती है कि वो कितना अमेजिंग था और सजेशन देती है कि कुछ और मैचेस खेलते हैं, लेकिन प्रोटोगेनिस्ट नहीं चाहता था कि और कहता है कि उसे वो ज्यादा नहीं खेलना है और उसने जो प्रॉमिस किया था वो मत भूलना। कुछ वक्त बाद लिन अपने घर के पास पहुंच रहा था। अपने कमरे में लेटते हुए वो कहता है कि उसका शरीर बहुत कमजोर है। अगले दिन स्कूल जाते वक्त उसका कजन उससे कहता है कि वो अपने क्लासमेट को ये समझाएगा कि यानुओ के साथ शादी का फैसला असली नहीं था। प्रोटोगेनिस्ट कहता है कि उसे ये समझाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जो कुछ भी झूठ था उसके बारे में बात करने की कोई वजह नहीं है। जब वो जा रहा था उसका कजन कहता है कि वो बहुत घमंडी है। क्लासरूम में उसकी दोस्त उसकी प्रेजेंस को नोटिस करते हुए पूछती है कि क्या वो जानता है कि वो लड़की का नाम जाओ टैंग था। उसने ये भी बताया कि हैरानी की बात यह थी कि वो लड़की उनके स्कूल से थी और ऐसा लगता है कि जैसे उसके लव थी। फिर उसने कहा कि वो लड़की प्रोटोगेनिस्ट को देखना चाहती थी और उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि वो किसी लड़के के साथ कुछ नहीं करेगी। लेकिन अपनी बात अधूरी छोड़ी। प्रोटोगेनिस्ट ने उस लड़की को एक थ्रेटनिंग नज़र से देखा। सडनली वो सेंटेंस पूरा नहीं होता क्योंकि वो मोमो बेबी नहीं थी। फिर एक लड़की प्रोटोगेनिस्ट के टेबल की तरफ आती है और वो यानू होती है। वो कहती है कि उन्हें चीजें क्लियर करनी है और कहना चाहिए कि वो सिर्फ एक फेक शादी थी। लिन का दोस्त कहता है कि यानू बहुत ज्यादा बढ़ रही थी क्योंकि लिन एक बस लड़का था और उसे ज्यादा दया दिखानी चाहिए थी। यानू पूछती है कि इसका क्या मतलब है और वो ये इम्प्ली करती है कि उसे प्रोटोगेनिस्ट पसंद है। लिन कॉन्वर्सेशन में इंटर करते हुए कहता है कि चाहे वो सच हो या झूठ उसके लिए लड़की के साथ कभी कुछ नहीं होगा और वो उसे जाने को कह देता है। यानू जवाब देती है कि वो कितना एरोगेंट है और उसे ये समझ नहीं आता कि उसे कितना तकलीफ हो रहा है। वो उसे कह देती है कि कभी भी शादी की बात मत करना। बैकग्राउंड में एक लड़का कहता है कि लिन बहुत स्ट्रांग है क्योंकि अब तक उसने कभी भी नहीं रोया। दूसरा लड़का कहता है कि अगर उसकी जगह होता तो वो स्कूल छोड़ चुका होता। तभी कोई रूम में एंटर करता है। वो लड़की होती है जो पहले हार गई थी। वो लड़की जियाओ तेंग के साथ थी और बैकग्राउंड में लोग कह रहे थे कि ये वो लड़की है जिसे लेकर बहुत सी अफवाहें चल रही थी और जो कोई भी उसके साथ जुड़ा था वो स्कूल छोड़कर चला गया था। लिन के पास आके वो लड़की प्रोटोगेनिस्ट को बुलाती है और कहती है कि यानू उसकी बहन थी। फिर वो प्रोटोगेनिस्ट से मोमो बेबी जो कि उसका गेम प्रोफाइल नेम था बुलाती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। इस बीच लिन जो इरिटेट हो चुका था अपने चेयर पे बैठा रहता है। सोचता है कि वो एक एम्परर था और उसका नाम मोमो बेबी नहीं हो सकता। बैकग्राउंड में दो लड़के पूछ रहे थे कि लिन कैसे उटेंग के पास गया और क्यों वो उसे मोमो बेबी कहकर बुला रही थी। उसका दोस्त अपनी गलती मानता है क्योंकि वो लड़की सिर्फ प्रोटोगेनिस्ट के साथ खेलना चाहती थी। बस उसे उसके साथ थोड़ी देर बाहर जाना था, फिर वो जो चाहे कर सकता था। रूम से बाहर जाते हुए लिन ये सोचता है कि ये लोग बहुत एनोइंग है। क्लास के दरवाजे पर उटेंग उसका इंतजार कर रही थी। सोचती है कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मोमो बेबी एक लड़का निकलेगा ना कि एक लड़की। वो कहती है कि ये काफी मजेदार है क्योंकि पहले लड़कियां कॉम्बैट स्कर्ट्स पहनती थी लेकिन अब वो उनके लिए एक फॉर्म बन गई हैं। फिर वो लिन से कई सवाल करने लगती हैं, ये सोचते हुए कि क्या वो वही लड़का था जिसने उसे गेम में मैं हरा दिया था। वो उसे कह देती है कि क्लास के बाद वो उसे दोस्ती करने चली आएगी क्योंकि वो सिर्फ उसे एक बार ड्यूल करना चाहती है। लिन उसे कह देता है कि उसने वो गेम नहीं खेला था और बस लक से जीत गया था। वो वापस क्लास जाने की बात करता है। उटेंग सोचती है कि क्या उसे पता नहीं था कि वो कौन थी। दूसरी लड़की उसे कह देती है कि ये कोई सरप्राइज नहीं है कि लिन को उसका डर नहीं लगा क्योंकि उसका दिल अब तक टूट चुका था और उसे प्यार नहीं था। फिर उटेंग दूसरी लड़की से कह देती है कि वो लिन को ढूंढ कर लाएगी। एक लड़का दोपहर को क्लास वापस जा रहा था तब कुछ लड़के उसे पूछते हैं कि उटेंग ने उसे क्या भेजा था। उसका दोस्त कह रहा था कि लड़की प्रोटोगेनिस्ट की तरफ अट्रैक्ट थी और बस उसे अकेले खेलना चाहती थी। कह रही थी कि उसे फिक्र मत करना क्योंकि वो उसे वीकेंड पे वो माउंटेन ले जाएगी और कुछ और लड़कियां भी अरेंज की थी जो थ्रेटनिंग लुक दे रही थी। लिन ने उसे कहा कि और किसी को मत लाना,
गलत बातें सोचने का मतलब। लड़की शर्मिंदा हो गई और बोली उसे उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। तभी एक और लड़की आई, कह रही थी कि उटेंग प्रोटोगनिस्ट का इंतजार कर रहा था, लेकिन लिन अभी रूम में नहीं था। कैफेटेरिया में लिन खाना खा रहा था और बैकग्राउंड में लोग उसका मजाक उड़ाए जा रहे थे। कह रहे थे कि वो ज्यादा खाता है। काउंटर पर लड़का सर्वर से बोला, इसे रैप करके ले जाओ अभी। जब वो वहां से निकल रहा था, प्रोटोगनिस्ट सोच रहा था कि वो अभी तक उस शोर वाले दुनिया का आदत नहीं बनना चाहता और उसे उसके वजह से परेशान नहीं होना चाहिए। बैकग्राउंड में कोई लड़की आ रही थी जो कह रही थी कि 1 साल में वो मर जाएगा और अगर उसे जीना है तो उसे मर्ज करना होगा, बदले में वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेगी। लोग उसकी खूबसूरती को देख रहे थे। जब वो चल रही थी, लड़की ने कहा कि उसने सही फैसला लिया था क्योंकि माल के 18 साल की जिंदगी अब उसके साथ होगी। उसने कहा कि उसके लिए ये थोड़ा दुख की बात थी कि जो भी खुशी और गम उसने जीवन में महसूस किया वो उसके लिए एक बूंद की तरह समुंदर में है। बहुत मेहनत के बाद वो एम्परर को हरा पाई थी, पर ये वो अंत नहीं था जो उसने सोचा था। और वो सिर्फ एक चीज कर सकती थी, डायमंड वर्ल्ड को रिवाइव करना। लेकिन एम्परर के पास बहुत सारे ट्रिक्स थे, इसलिए वो जल्दी नहीं मर सकता था। इसलिए उसे ध्यान रखना होगा क्योंकि वो शायद उस दुनिया में आ गया है। ये दुनिया बहुत इंटरेस्टिंग थी। उसने कभी अपने पिता का अप्रूवल नहीं पाया था कि डायमंड वर्ल्ड में चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले, बस इसलिए क्योंकि वो लड़की थी। मर्द उसे सिर्फ अपने नीचे समझते थे और सिर्फ उसे अपने कब्जे में रखना चाहते थे। जब तक उसने एक बुराई की मास्क पहनने की सोची और उन्हें मार दिया ताकि वो उसे डरने लगे। लेकिन उस जगह पर मर्द डिसएडवांटेज में थे और कल्टीवेशन भी उतनी बड़ी नहीं थी। इसके बावजूद उसकी स्पिरिचुअल पावर कम थी। फिर भी वो इतना खूबसूरत थी कि मर्द उसके पीछे थे। पर थोड़ा टाइम हो गया था जब वो मोटा लड़का उसके पीछे था और एक लड़की के लिए डायरेक्ट होना अच्छा होता है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो लड़का उसे इग्नोर करता हुआ उसके सामने से गुजर जाता है। लड़की सोचती है कि उसे अपनी ताकत दोबारा पानी चाहिए। वहाँ से निकलने से पहले वो दुनिया के बारे में सोच रही थी जहाँ के लड़के काफी शर्मीले थे, इसलिए लिन को शायद शर्म आ गई होगी। पर वो ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो उसके पीछे चल रहा था, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला ताकि शर्मिंदगी से बच सके। प्रोटोगनिस्ट की तरफ वापस आते हुए वो लगता था कि वो परेशान है और सोच रहा था कि वो लड़की उसके पीछे क्यों चल रही थी। उसने नोटिस किया कि लिन रूफटॉप की तरफ जा रहा था तो उसने सोचा कि उसे अकेले रहने के लिए कोई और जगह मिलनी चाहिए। लेकिन याद आया कि नॉर्मल स्टूडेंट कभी वहां नहीं जाते और वो दुनिया के लिए स्पिरिचुअल और फिजिकल तौर पे कमजोर होते हैं। वो सोच रही थी कि क्या लिन रूफटॉप से कूदने वाला है, लेकिन वो उसका मामला नहीं था। फिर भी वो परेशान थी और याद कर रही थी कि उसके बॉडी के ओरिजिनल ओनर का दोस्त भी एक बिल्डिंग से कूदा था। रूफटॉप की तरफ जाते हुए वो सोच रही थी कि वो उस बॉडी की इच्छा पूरी करेगी। जब वो बिल्डिंग के टॉप पर पहुंचती है तो देखती है कि प्रोटोगनिस्ट रूफटॉप के किनारे पर खड़ा है। फिर वो अपने एबिलिटी को यूज करने की कोशिश करती है ताकि उसे इमोबिलाइज कर सके, लेकिन वो भूल गई थी कि उसके पास कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं थी। तभी लिन शांति से सोच रहा था कि ऊपर काफी ठंडा है, इसलिए नीचे लंच के लिए जाना बेहतर होगा। तभी लड़की आई और प्रोटोगनिस्ट से कहा कि रुक जाओ और उसका पेट पकड़ लिया। लीना ने पूछा, तुम क्या कर रही हो? फिर उसने लड़के को उठा लिया और प्रोटोगनिस्ट से नीचे आने को कहा, लेकिन वो लड़के का वजन से हैरान हो गई और नीचे गिर गई जहाँ उसका रिब टूट गया। लिन ने कहा कि उसे जवाब देने का टाइम नहीं था और पूछा, तुम क्या कर रही थी? लड़की ने कहा कि वो बस मदद कर रही थी क्योंकि वो आइसोलेटेड जगह पर जंप करने वाला था। वो सोच रही थी कि उसने उसके वजह से अपने रिब तोड़ ली। लिन हैरान हो गया और सोचता है कि लड़की को लगता था कि वो बिल्डिंग से कूदने वाला था और शायद इसलिए उस दुनिया में मर्द कमजोर होते हैं जबकि औरतें स्ट्रांग होती हैं। उसने हाथ आगे बढ़ाया उसकी हेल्प करने के लिए और उसने कहा कि अपने इमेजिनेशन कंट्रोल करे क्योंकि वो सिर्फ हवा लेने गया था। बिल्डिंग से जंप करने का कोई इरादा नहीं था। वैसे भी उसका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये सुनकर लड़की शर्मा गई और कहा कि वो दोबारा उसके सामने न आए। जैसे ही वो चला गया, लिन सोचता है कि उस लड़की ने एक एम्परर की मदद लेने से मना कर दिया बिना जाने कि वो कौन है, और जब उसे मदद चाहिए ही नहीं थी तो वो क्या कर सकता था। क्लासरूम में वापस आते ही उसका दोस्त पूछता है कि वो कहाँ था।
बताता है कि उतेंग उसे ढूंढ रही थी और कहता है कि क्लास के बाद मत जाना। प्रोटोगेनिस्ट कहता है कि ये सब उसकी गलती थी तो उसे खुद सॉल्व करना चाहिए, लेकिन लड़की कहती है कि वो उसके साथ क्लास के बाद उतेंग के साथ खेलेगी और अगर उसने जानबूझकर उसे जीतने दिया तो शायद उतेंग उसे अकेले छोड़ दे। फिर भी लिन कहता है कि वो नहीं जाएगा, सोचते हुए कि वो एक छोटी लड़की से हारेगा नहीं। इवन इस गेम में उसका दोस्त कंटिन्यूअसली प्रोटोगेनिस्ट को कन्विंस करने की कोशिश करता है, पर लड़का कहता है कि प्रॉब्लम उस लड़की की है। लड़की कहती है कि वो उसके लिए कुछ भी करेगी, लेकिन लिन फिर भी डिसाइड करता है कि वो नहीं जाएगा। उसका दोस्त सोचता है कि लड़की किसी प्रॉब्लम में है। कुछ देर बाद दिन खत्म होता है और प्रोटोगेनिस्ट सबसे कहता है कि जाने से पहले अपने वादा पूरा रखे जो उन्होंने वो माउंटेन के लिए किया था। चलते हुए लिन को कुछ याद आता है कि वो उस लड़की पर गिर गया था। वो सोचता है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी बहुत फ्रैगाइल होती है और हो सकता है उसके कुछ रिफ्ट टूट गए हो। इस दुनिया में ह्यूमन लाइफ बहुत प्रीशियस है और अगर कुछ सीरियस हुआ तो वो अरेस्ट हो सकता है, जो एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। लड़की को ढूंढते हुए लिन सोचता है कि उसे चेक कर लेना चाहिए, तभी वो लड़की अभी भी रूफटॉप पर होती है, ये सोचते हुए कि उसका बॉडी बहुत वीक है और वो उड़ नहीं सकती। ऊपर से बहुत ज्यादा हवा चल रही है और वो भूखी भी है। वो हेल्प के लिए चिल्लाने का सोचती है, पर डिसाइड करती है कि वो ये नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक इनविजिबल डायमंड जिसने एम्परर को हरा दिया एक फैट बॉय के वजह से गिर जाएगी। करते हैं। फिर कोई लड़के के पास आता है, वो लिन होता है। लड़की पूछती है कि वो वापस क्यों आया। प्रोटोगेनिस्ट उसके सामने घुटने के बल बैठकर ऑब्जर्व करता है और सोचता है कि वो ठीक नहीं लग रही। फिर वो उसकी बैक पर हाथ रखता है और कहता है कि उसकी कुछ रिब्स टूट गई हैं। लिन मेंशन करता है कि वो बहुत वीक है और उसको एक्सरसाइज की ज़रूरत है। लड़की कहती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। तब लिन अपना कोट उतारता है और इम्प्रेस्ड होकर पूछती है कि प्रोटोगेनिस्ट क्या कर रहा है। उसे कवर करते हुए लिन कहता है कि रूफटॉप पर हवा बहुत तेज है और उसे अपने कोट को पहन लेना चाहिए। फिर वो कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाने की बात करता है, पर इम्प्रेस कहती है कि उसका जैकेट नहीं चाहिए। प्रोटोगेनिस्ट को ऑलरेडी पता था कि वो उसका जैकेट पहनना नहीं चाहती थी, शायद इसलिए क्योंकि वो मोटा था, लेकिन उसने याद किया कि उसका बॉडी फ्रैगाइल था और वो एम्बुलेंस आने के बाद जैकेट उतार सकती थी। लेकिन लड़की के लिए ये रीज़न नहीं था। उसने एक्सपेक्ट किया था कि प्रोटोगेनिस्ट इतना काइंड होगा। इस दुनिया में मर्दों के लिए एक ब्यूटी स्टैंडर्ड था और वो समझ नहीं पाई कि लिन उसकी मदद क्यों कर रहा था, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो उस पर नजर रखेगी। कुछ देर बाद एम्बुलेंस आई। जब इम्प्रेस स्ट्रेचर पर थी, दो लड़कियों ने कॉम्बिनेशन देखा। एम्बैरेस्ड फील करते हुए इम्प्रेस सोचती है कि वो दिन वो कभी नहीं भूल पाएगी। रात को प्रोटोगेनिस्ट अपने घर के पास था। घर में एंटर करते हुए उसका कजन पूछता है कि उतेंग उससे बात करने क्यों आई थी। लिन कहता है कि वो सिर्फ एक बार बताएगा। जिक्सवान सोचता है कि ये मोटा लड़का शार्प और लेटली ज्यादा एग्रेसिव लग रहा है। वो कहता है कि उटेंग खुद उसके पास नहीं आई होगी, जरूर कुछ गड़बड़ होगा। जिक्सवान डिसाइड करता है कि वो अपनी माँ से बात करेगा और लिन को घर से निकलवाएगा। लिन उसकी बातें सुन के पूछता है कि वो क्या बोल रही है। जिक्सवान गुस्से में उसको थप्पड़ मारने जाता है, लेकिन बिना किसी एफर्ट के लिन उसका हाथ पकड़ लेता है। उसका आर्म स्क्वेंच करते हुए लिन सोचता है कि वो बहुत वीक है, इतना वीक कि उसके साथ कुछ करने का कोई फायदा नहीं। जमीन पर गिरते हुए जिक्सवान चीखता है कि उसे दर्द हो रहा है और कहता है कि वो अपने फादर से कंप्लेन करेगा कि लिन ने उसे मारा। किचन में जिक्सवान के फादर आते हैं और लिन से पूछते हैं कि उसने उसके कजन को कैसे मार दिया। वो कहते हैं कि वो लिन को अब सबक सिखाएंगे, लेकिन बिना एफर्ट के लिन उनका भी हाथ पकड़ लेता है। सरप्राइज होके जिक्सवान के फादर देखते हैं कि लिन ने उनका हाथ कितनी आसानी से पकड़ लिया। लिन कामली कहता है कि वो एक एडवाइस देना चाहता है, कभी उसके साथ पंगा मत लेना। जिक्सवान के फादर रोने लगते हुए लिन को एब्यूजर बोलते हैं और अपनी बीवी को बुलाते हैं और कहते हैं कि लिन घर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। रूम में एंटर करते हुए वो उन्हें चुप रहने को कह रही थी। लिन को देखते हुए वो सोचते हैं कि लड़का अलग कह रहा था कि उसे ये नहीं जानना कि क्या हुआ, बस अपने अंकल से माफी मांग ले। लिन को लगता है कि वो पहली बार थी जो एक एम्परर से माफी मांग रही थी। फिर लिन कह रहा था कि वो गलत नहीं है और इसलिए माफी वो नहीं मांगेगा। फिर वो कह रही थी कि अगर उसने माफी नहीं मांगी तो उसे अपने वेकेशन पर अलाउंस नहीं मिलेगा, लेकिन लड़का कहता है कि उसे जरूरत नहीं है और अपने कमरे में चला जाता है। लिन सोचता है कि वो पैसे की बात कर रही थी, याद करते हुए कि बिना पैसे की वो माउंटेन नहीं जा पाएगा। उसके पास घर में बेचने के लिए कुछ नहीं था और ना ही कोई सेविंग थी।
थोड़ा सोचने के बाद वो अपने कपड़े और जूतों के बेचने का सोचता है। फिर अपने कंप्यूटर खोलता है और हैरान होते हुए कि बायर इतनी जल्दी रिस्पॉन्स कर रहा है। पोस्ट के कमेंट्स में 3 लड़कियां पर्सनल क्वेश्चन पूछ रही थी और ये भी कि क्या उस चीज पर उसका खुशबू अभी भी है। हैरान होकर प्रोटोगेनिस्ट सोचता है कि उसे कभी भी डर नहीं लगा, ना ही डेमन से, लेकिन वो लड़कियां उसे डराती थी। फिर भी वो पैसे कमाने के लिए बेचने का सोचता है। वो सोचता है कि पैसे पहले क्यों जरूरी लग रहे हैं, समझ कर कि पहले उसे अपने ताकत वापस लेनी चाहिए। शरीर ही कल्टीवेशन का बेस है और अगर वो स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सके तो पैसे की कोई ज़रूरत नहीं। कुछ मिनट बाद लड़का पूरी तरह से थका हुआ होता है और बिना स्पिरिचुअल पावर के उसका शरीर उसे झेल नहीं पाता, तो उसे अपने शरीर दोबारा से तैयार करना होगा। तभी उसे अपने फ्रेंड का कॉल आता है जो कह रही थी कि वो माउंटेन के बारे में बात करना चाहती है। वो कहती है कि उसके फ्रेंड ने कहा था कि वो वहाँ जा रहा है और पूछती है कि क्या दूसरे दिन जाना नहीं अच्छा होगा। लिन कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कभी भी जा सकते हैं। तो लड़की कहती है कि बस सुबह निकलेगी, इसलिए देर मत होना। अगला दिन प्रोटोगेनिस्ट ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पर आता है। जिक्सुआन पूछता है कि वो इतनी जल्दी क्यों उठ गया और अगर यानू ने नहीं कहा होता कि जाना है तो लड़का चुप रहता। उसका कजन अपने ख्यालों में सोचता है कि वो क्यों जवाब दे रहा है और क्या वो कुछ प्लान कर रहा है। कह रहा था कि वो भिखारी की तरह खाना खाते रहे क्योंकि उसकी बस आ गई थी बस के पास। लियान जो लड़के को कॉल करती है और कहती है कि वो डर गई थी, इसलिए उन्हें जल्दी बस में चढ़ जाना चाहिए। बस के अंदर वो कहती है कि लिन उस दिन के बाद से अलग हो गया था जब उसने उसे रिजेक्ट किया और ये भी मेंशन करता है कि रात को उसने जिक्सुआन को पुश किया था अपने फादर से आर्गुमेंट करते वक्त। यान उस वक्त कहती है कि वो हमेशा जानते थे कि लिन को वो माउंटेन ले जाना अच्छा आइडिया नहीं था। वो फायर करता है कि वो भी जा रहा था। दूसरी तरफ लड़की कहती है कि उसका चेहरा वेल पेशियर जैसा लग रहा था, इसलिए वो चढ़ नहीं पाया। तब प्रोटोगेनिस्ट की फ्रेंड आती हैं और कह रही थी कि वो दोनों एक ही क्लास में हैं, इसलिए उन्हें उसके बारे में ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। लड़की सोचती है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लिन आएगा, लेकिन वो यानुई से नहीं डर रहा था, इसलिए उसके साथ रहने का सोचती है। वो अकेला नहीं महसूस करेगा। तभी लिन बस में दिखाई देता है। अपनी सीट की तरफ जाते हुए यानू प्रोटोगेनिस्ट को रोक लेती है और पूछती है कि उसने जिक्सुआन को क्यों पुश किया और इस मामले में इंटरफेरेंस क्यों किया। प्रोटोगेनिस्ट की फ्रेंड कहती है कि ये एक सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग होगा क्योंकि लिन एक शांत इंसान है। वो लड़के को बस के आगे बुलाती है क्योंकि बस के आगे का व्यू बहुत खूबसूरत था। फिर वो ड्राइवर से कहती है कि अगले स्टॉप पर रुक जाए ताकि एक और इंसान को पिकअप कर सके। प्रोटोगेनिस्ट अपने आप से सोचता है कि जब वो माउंटेन पहुंचेंगे तो उसे निराश नहीं होना चाहिए। साइड में देखता है कि एक लड़की मोटरसाइकिल पर दिखाई देती है जो बस के आगे अपनी मोटरसाइकिल को रोक देती है। अचानक बस को जोर से ब्रेक लगानी पड़ती है और वो लड़की हेलमेट उतारती है और वो उतैंग थी। प्रोटोगेनिस्ट की फ्रेंड घबरा जाती है और डर के मारे सोचती है कि शायद उसने बस के रोकने का इरादा लेन के पीछे जाने के लिए किया है। अपनी सीट छोड़ते हुए वो कहती है कि वो उससे बात करेगी। वो पूछती है कि वो वहाँ क्या कर रही थी। उटेंग कहती है कि वो उस मोटे लड़के को ढूंढ रही थी। लिन को देखते हुए वो लड़की ये भी कहती है कि अगर उसका साइज ऐसा नहीं होता तो वो कभी उससे ध्यान नहीं देती। तब सब प्रोटोगेनिस्ट पर हंसने लगते हैं। उटेंग कहती है कि उसे वो माउंटेन नहीं जाना चाहिए और ये ज़्यादा अच्छा होगा अगर वो उसके साथ वीडियो गेम्स खेलने चले। अगर वो ऐसा करे तो वो उसकी वाइफ को रिलेशनशिप में वापस ला सकती है। लेकिन लड़का उससे पूछता है कि उसे इस बात से क्या लेना देना और उसे कहता है कि वो उसे छोड़ दे। तब उतेंग पूछती है कि क्या वो उसे परेशान कर रही थी। सोचती है कि अगर वो नहीं होता तो वो कभी भी अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं होती। वो फिर पूछती है कि क्या वो उसके साथ चलेगा या नहीं। तब लिन थोड़ा हैरान होता है, देखता है कि लड़की के नेकलेस में थोड़ा सा ऑरा था। वो सोचता है कि उसकी रीफिंग टेक्निक्स थोड़ी बेकार थी, लेकिन ये कुछ ऐसा था जो इस दुनिया में बनाना मुश्किल था। वो सोचता है कि क्या अभी भी कल्टीवेटर्स एग्जिस्ट करते हैं। वो कहता है कि वो माउंटेन चढ़ने के बाद उसके साथ खेलेगा। तब प्रोटोगेनिस्ट की फ्रेंड कहती है कि उन्हें सबको माउंटेन जाना चाहिए। उटेंग पूछती है कि क्या लिन सच में उस जगह चढ़ने के लिए तैयार है। लगता है वो पॉपुलर नहीं है और ऊपर से मोटा भी है, तो वो देखना चाहती थी कि वो कैसे माउंटेन पे चढ़ने की कोशिश करता है। इस दौरान एक और लड़का आता है और कहता है कि उसके पास एक सीट है और कहता है कि वो उसके पास बैठ सकती है। लेकिन लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता और अपनी एक दोस्त को बुला लेती है अपनी मोटरसाइकिल संभालने के लिए। फिर वो लिन से पूछती है कि
क्या उसके पास वो गेम है, क्योंकि वो अब उसके साथ खेलना चाहती है। लेकिन प्रोटोगेनिस्ट कहता है कि अगर वो जीता तो वो कुछ चाहेंगे बदले में। वुटेंग उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि अगर वो हारी तो उससे हमेशा के लिए उसके सर्वेंट बनना पड़ेगा। दूसरे लड़के को इग्नोर करते हुए वो लिन से बात कर रही थी। वो लड़का जिक्सॉन से पूछता है कि क्या लिन गेम्स में अच्छा है और क्यों वुटेंग उसे खेलने पर जिद कर रही थी। जिक्सॉन अपने आप में सोचता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है और प्रोटोगेनिस्ट सिर्फ एक परेशानी है। लिंग वापस गेम में खेल रहा होता है वुटेंग के साथ। हर बार वो एक नई ओपनिंग देखकर अटैक करने की तैयारी करता है। वुटेंग हैरान होता है और क्योंकि वो हाई स्पीड से अटैक कर रहा था, वो हिट को डायरेक्टली लेता है और सिस्टम इन्फॉर्म करता है कि मोमोबे भी जीत गया है। गेम के बाहर वुटेंग अभी तक यकीन नहीं कर पाई थी कि वो हार गई थी। पूछती है कि इनक्रेडिबल प्रिसीजन कैसे हासिल की थी। प्रोटोगेनिस्ट कहता है कि उसकी हर मूव कैलकुलेट की गई थी और वो गेम बहुत आसान था। तब लड़की सोचती है कि वो एक जीनियस था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि लिन ने अपनी कल्टीवेशन अपने ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए किया था। लिन अब जीत गया था। उसे जो चाहिए था वो उससे पूछना चाहिए था। लिन उससे कहता है कि वो 10,000 कैश चाहता है। वुटेंग पूछती है कि क्या ये यही सब कुछ था, क्योंकि वो उसकी एक्स को वापस उसके पास ला सकती थी और अगर वो चाहे तो वो उसका हो सकता था। आज से ट्रेनिंग पार्टनर बनने की बात करते हुए लिन ट्रांसफर के लिए पूछता है। लिन सोचता है कि उसने पैसे सिक्योर कर लिए हैं ताकि अपने शरीर को फिर से पहले की तरह कर सके, मींस फैट को कम कर सके। वुटेंग अपना फोन निकालती है और ट्रांसफर कर देती है, साथ ही अपना फोन नंबर भी दे देती है, कहकर कि अगर वो कॉल करे तो जवाब देना, लेकिन उसे कभी कॉल मत करना या अपना नंबर किसी और को मत देना। प्रोटोगेनिस्ट सोचता है कि एक एम्परर होते हुए भी उसे ज्यादा घमंड नहीं था जितना वुटेंग का था। चेयर से उठकर लड़की कहती है कि बहुत कम जगह है और यानू से कहती है कि वो आगे मूव हो जाए। ये देखकर लड़की नर्वस हो जाती है। सोचती है कि उतनी मेहनत करके जिक्सॉन के साथ बैठने के बाद वो ये क्यों कर रही थी। वुटेंग उसे जल्दी करने को कहती है। ये सोचती है कि अपनी बहन को डांटना चाहिए, लेकिन सबके सामने नहीं कर सकती। तब जिक्सॉन कहता है कि लिन उसे कुछ कहना चाहता है, इसलिए वो देखने की क्या है। लड़की उठकर प्रोटोगेनिस्ट के पास जाती है। प्रोटोगेनिस्ट के ख्यालों में लड़का खुश होता है क्योंकि अब वो वुटेंग के पास बैठ सकता था। वो लड़की से अपना इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करता है। जिक्सॉन को बस एक तेज डांट मिलती है। वुटेंग कहती है कि वो चुप हो जाए। सोचती है कि अगर उसे पता होता तो ये लड़का इतना अनबियर्डेबल है और इतना परफ्यूम लगाता है तो वो प्रोटोगेनिस्ट के साथ बैठना ज्यादा प्रेफर करती। वो माउंटेन पहुंचकर स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं कि जगह कितनी ऊंची है। तब प्रोटोगेनिस्ट की फ्रेंड सबको कहती है कि उसका पीछा करो और पीछे मत रहो। आधे घंटे बाद लिन मो वो लड़के देखकर सोचता है कि वो उसे भी बेकार है। जब उसके पावर्स वापस आएंगे तो वो उन्हें हर दिन सालों तक सजा देगा। प्रोटोगेनिस्ट की फ्रेंड नोटिस करती है कि कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा और सोचती है कि वो उसकी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि अगर किसी ने उन्हें साथ देखा तो लोग अजीब नजर से देख सकते हैं। 20 मिनट बाद लिन अभी भी माउंटेन चढ़ रहा था। सोचता हुआ कि अब वो आगे नहीं जा सकता क्योंकि उसकी एंड्योरेंस ग्रुप में सबसे कम थी। वो लड़के जो पहले डेलिकेट लग रहे थे असल में काफी फिट निकले। लिन को रुकते हुए देखकर उसकी फ्रेंड सोचती है कि जब उसने इस जगह पर लाया तो उसकी मदद करनी चाहिए। वो पूछती है कि क्या लड़के को मदद की जरूरत है, लेकिन लिन कहता है कि वो अपना रास्ता जारी रखे क्योंकि वो अभी और आगे बढ़ सकता है। वो सोचता है कि थकावट उसके लिए कुछ भी नहीं है जो उसने अपनी पिछली जिंदगी में झेला था। प्रोटोगेनिस्ट की फ्रेंड सोचती है कि वो क्यों इतना कोशिश कर रहा था और कहती है कि वो आगे चलेगा और अगर वो अब और नहीं चढ़ पाता तो वो उसे बता सकता है। पीछे चल रहे लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि प्रोटोगेनिस्ट ने आधा रास्ता ऑलरेडी चढ़ लिया था, जबकि दूसरे लड़के थक कर रुक गए थे। लिन मुझे हार मानने के लिए सोच रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत दिखाते हुए आगे चढ़ता है। टॉप के पास पहुंचकर प्रोटोगेनिस्ट एक ग्रुप को वापस आता देखता है। दूसरी लड़की हैरान होती है क्योंकि लिन ने अकेले ये सफर तय किया और कितनी रेसिलियंस दिखाई थी। प्रोटोगेनिस्ट की फ्रेंड कह रही थी कि जगह बहुत ज्यादा ऊंची है और उन्हें वापस जाना चाहिए और रेस्टोरेंट चलाना चाहिए, लेकिन लिन कहता है कि वो बस टॉप तक पहुंचने वाला है और इरिटेट होकर उसकी फ्रेंड पूछती है कि क्या तुम्हें मरना है।
दूसरी लड़की कहती है कि छोड़ो उसे जाने दो। 20 मिनट बाद लड़का आखिरकार माउंटेन के टॉप पर पहुंचता है। उटेंग जो पहले से टॉप पर थी हैरान हो जाती है और सोचती है कि उसने सच में चढ़ाई पूरी की, लेकिन उसे ये अफसोस था कि वो अक्सर पीछे रह गया था और जब वो टॉप तक पहुंचा तो दूसरे लोग पहले ही वापस चले गए थे और वो पूरा वक्त अकेला था। लिन ऊपर देखता है कि और तारे देखते हुए सोचता है कि ये जगह काफी ज्यादा आईक्यू से भरी हुई थी। अगर कुछ ज्यादा नहीं था अपने पावर्स को पूरा रिकवर करने के लिए, लेकिन लिन सोचता था कि कम से कम अब वो ट्रेनिंग शुरू कर सकता था। उसका मानना था कि जब तक उसके पास ट्रेनिंग करने का मौका होगा वो उस वेनरेबल डेमन को पीछे छोड़ देगा, चाहे कितनी भी टाइम लगे वो हमेशा वहां वापस आएगा। फिर उटेंग ने उसके कंधे को छुआ और पूछा कि वो क्या कर रहा था। प्रोटोगेनिस्ट ने कहा कि वो बस व्यू देख रहा था। लड़की सोचती है कि वो कितना एनोइंग है और ज्यादा बात नहीं करता, लाइक इंट्रोवर्ट लड़का। लिन अपने ख्यालों में सोचता है कि अगर वो एम्परर होता अपनी पुरानी जिंदगी में तो वो उसे कई बार मार चुका होता। फिर उटेंग ने उसे कहा कि नीचे उतर आए क्योंकि वो जगह उसकी है। लिन ने कहा कि वो काफी थका हुआ है इसलिए उसे नीचे उतरने में मदद करनी चाहिए। उटेंग ने जवाब दिया कि वो उसे उस दिन और परेशान नहीं करेगी और उसे एक स्नैक दे दिया। उसने कहा कि अब से वो उसका कंपेनियन होगा और क्योंकि वो बोर हो गई थी वो पहले नीचे चलती है। स्नैक का रैपर खोलकर लिन ने देखा कि ये लड़की का लेफ्ट ओवर था। उसने सोचा कि अपनी पुरानी जिंदगी में उसने कई बीस्ट की कारकेसेस खाई थी इसलिए ये कुछ नहीं था। बैठकर मेडिटेशन करते हुए लड़का सोचता है कि उसे पहले अपने मैरो को क्लीन करना चाहिए। थोड़ी देर बाद शाम हो गई और प्रोटोगेनिस्ट की फ्रेंड ने फोन पर पूछा कि क्या वो लड़का सच में वापस नहीं आ रहा। लिन ने कहा कि वो जगह काफी अच्छी थी इसलिए वो हॉलीडेज के दौरान वहीं रुकने वाला था। अपने फोन से खेलते हुए उसने सोचा कि अपनी आंटी को नोटिफाई करना चाहिए। बिना किसी शर्म के उसने उसे कॉल की और बताया कि वो कुछ दिन के लिए हॉलीडे के दौरान वहां रुकने वाला है। कॉल खत्म करने के बाद रिसेप्शनिस्ट ने पूछा कि उसके लिए वो क्या कर सकते हैं। लिन ने पूछा कि एक इंडिविजुअल रूम के लिए 2 महीने का कितना पैसा लगेगा और रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि वो 8000 येन होगा। इस तरह लिन अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखता है हॉलीडे के दौरान। दिन भर माउंटेन पर चढ़ते हुए ट्रेनिंग रिगोरियस थी पर फल उसके लायक होते। फिर 2 महीने गुजर गए और प्रोटोगेनिस्ट की फ्रेंड कह रही थी कि वो आ रही थी और उसके बैग्स रेडी हैं क्या। उसने सोचा कि वो हॉलीडे के दौरान उसे बात नहीं कर सकती थी और इस वजह से उटेंग हमेशा उसे परेशान कर रही थी, इसलिए उसको चाहे कुछ भी हो उटेंग के पास ले जाना था। मीनवाइल लिनमो अपने आप को मिरर में देख रहा था और सोच रहा था कि 2 महीने बाद भी उसके बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी अभी भी कमजोर थी। उसका फिजिक्यू पूरा पहले ही जैसे लग रहा था। उसने सोचा कि वो अभी भी एक मेडियोक्र स्टूडेंट ही बन के रह गया था। थोड़ी देर बाद प्रोटोगेनिस्ट की फ्रेंड कह रही थी कि वो उसे ढूंढने में आखिरी के पास कर गई थी, पर जब उसने लड़का को देखा वो उसकी सुंदरता से हैरान हो गई। उसने सोचा कि शायद वो रूम गलत है। जब वो उस लड़के को देखती है तो वो सपने देखना शुरू कर देती है कि मैं इसके साथ फैमिली बनाऊंगी। प्रोटोगेनिस्ट देखता है कि लड़की उस पे घूर रही थी और शर्म से उसका चेहरा रेड हो गया था। लड़की उसे कह रही थी कि वो कहाँ जा रही है क्योंकि उसने गलती से उसे छोड़ने की कोई बात नहीं की थी। दूसरी तरफ लड़की पूछती है कि क्या वो लिनमो का फ्रेंड था, लेकिन वो कह रहा था कि वो लिनमो है, पर वो उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। सोचती है कि शायद उनका नाम सिर्फ मिलता जुलता था। लड़का कह रहा था कि उसने बस थोड़ी वेट कम की थी इसलिए वो इतनी सरप्राइज क्यों थी। हालांकि लड़का बहुत ड्रेस्टिक तौर पर बदल गया था, लेकिन सब कुछ उसमें पुरानी लिनमो से बिल्कुल अलग था। लिनमो अपने बैग्स उठाता है और कह रहा था कि उन्हें चलना चाहिए। लड़की अपने आप को रेज्योर करते हुए सोचती है कि उसके कुल तर्कीक से बात करने का सब कुछ यही बताता है कि वो लिनमो ही था। उसने अपने आंखें बंद की और सोचती है कि शायद वो सपना नहीं देख रही थी और लड़का काफी बदल गया था।
उसने ये भी मना किया कि पहले उसने उसका अच्छा आचरण नहीं किया और अब उसने कहा कि वो उसकी बैकपैक उठा लेगी। लेकिन तभी एक और लड़की आती है जो प्रोटोगेनिस्ट की मदद करने का ऑफर देती है। जल्दी से प्रोटोगेनिस्ट की फ्रेंड कार के पास आती है और लड़के के लिए डोर खोलती है। कार के अंदर वो लड़की कह रही थी कि अब वो काफी हैंडसम लग रहा था और पूछती है कि क्या उसने पूरे टाइम माउंटेन पर चढ़ाई की थी। उसका मेहनत काफी काम आया था और जब यान उसे देखेगी तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि उसने उससे ब्रेकअप क्यों किया। अब काफी लड़कियां उसे अच्छा व्यवहार करेंगी लेकिन वो सब सिर्फ दिखावा है। लिन ने बस उसे चुप रहने को कह दिया। उसकी फ्रेंड सोचती है कि प्रोटोगेनिस्ट को उसे नफरत है क्योंकि वो उसके साथ माउंटेन पर नहीं गई थी। अगर वो पहले उसे ज्यादा अच्छी होती तो शायद वो उसे प्यार कर लेता और उनका प्यार परफेक्ट होता। लेकिन अभी भी एक मौका था क्योंकि वो अभी भी लिन के सबसे करीब थी। उसने कहा कि उसने बहुत कुछ झेला होगा और उन्हें कुछ खाने जाना चाहिए, लेकिन लिन बस घर जाना चाहता था। कुछ देर बाद प्रोटोगेनिस्ट अपने घर पहुंचता है और उसकी फ्रेंड कह रही थी कि वो कुछ दिनों में उससे मिलने आएगी। फिर दूसरी लड़की पूछती है कि क्या वो प्रोटोगेनिस्ट को उटेंग से मिलने नहीं ले जाएगी, लेकिन यानू कह रही थी कि वो उससे अब नहीं ले जाएगी। सोचती है कि वो एक खूबसूरत बकरी को भेड़िए के जंगल में नहीं ले जा सकती थी। जो उसे करना था वो बस लिन के अकाउंट से खिलना था। लिन मो घर में इंटर करता है और पूरी फैमिली उसके बदले हुए चेहरे को देखकर हैरान हो जाती है। वो पूछती है कि ये कौन है और कैसे अंदर आया, लेकिन लिन कह रहा था कि वो लिन मो है और उसने बस वेट कम किया है। फिर उसकी माँ पूछती है कि क्या उसने सर्जरी कराई थी। लिन कह रहा था कि उसके पास सारा पैसा था इसलिए वो सर्जरी नहीं करवा सकता था। और फिर उसने अपने अलाउंस के बारे में भी पूछा। उसकी आंटी कह रही थी कि वो उसकी सारी एक्सपेंसेस कवर कर लेगी और उसकी आंटी कह रही थी कि वो नया यूनिफॉर्म भी खरीद देगी, लेकिन अगर उसने अपने कजन या अंकल को फिर से बुरा किया तो वो उससे एक और सेंट नहीं देगी। लिन उठकर कह रहा था कि वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है और उसकी आंटी सोच रही थी कि वो सच में प्रोटोगेनिस्ट लग रहा था। अगले दिन यंग मैन अपनी कजन के साथ कार में स्कूल जा रहा था। जिक्सवान पूछता है कि ड्राइवर आज धीरे क्यों चल रहा है, तो लड़की सोचती है कि वो थोड़ा जल्दी चलती है। उसे अपने आप को रोकना मुश्किल हो रहा था क्योंकि प्रोटोगेनिस्ट बहुत हैंडसम लग रहा था, तो वो उसे देखते हुए चली जा रही थी। फिर लिन कार से उतरता है और सब लोग उसकी खूबसूरती को देखकर हैरान हो जाते हैं। सोच रहे होते हैं कि ये लड़का कौन है। उसकी कजन जलते हुए पूछता है कि लिन इतना ध्यान क्यों अट्रैक्ट कर रहा था और देखता है कि लड़कियां उसकी फोटोज ले रही थी। यंग मैन को लगता है कुछ ठीक नहीं है। जैसे ही वो अपने क्लास में इंटर करता है और अपने सीट की तरफ जाता है, एक लड़की सोचती है क्या वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है। लीव सोचती है कि उसने बस वेट लॉस किया है, लेकिन सिर्फ इस वजह से वो थोड़ा नॉर्मल सा बेटर लग रहा था। फिर भी ये अनयूजुअल था कि वो इतना अटेंशन अट्रैक्ट कर रहा था। वो सोचता है कि शायद कोई और वजह हो सकती है। क्लासरूम के दरवाजे पर एक कमोशन शुरू हो जाता है। उतेंग जो प्रोटोगेनिस्ट का दोस्त को पकड़ रखी है कहती है कि उसके पास सिर्फ 3 मिनट है उस फैट बॉय को उसके पास लाने के लिए। यानू कहती है कि अब कोई फैट बॉय नहीं है। उतेंग इंस्टिंक्ट करती है और वार्निंग देती है कि अगर उसने झूठ बोला तो उसे पछताना पड़ेगा। तब यानू प्रोटोगेनिस्ट की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है ये लिन है जिसने हॉलिडे में वेट लॉस किया। उतेंग लड़के को देखते हुए मारने को तैयार नहीं होती। गुस्से में वो कहती है कि ये लड़का कभी लिन नहीं हो सकता, लेकिन यानू सच बोल रही थी। प्रोटोगेनिस्ट खुद कहता है कि लड़की झूठ नहीं बोल रही है और इवन उसके बाद में प्रैक्टिस करने के लिए इनवाइट करता है। उटेंग फिर भी पूछती है तुम कौन हो। यानू दोबारा कहती है ये लिन है और उसने हॉलिडे के दौरान वो माउंटेन चढ़ते हुए वेट लॉस किया। अपने दिमाग में उटेंग सोचती है कि क्या ये लड़का सच में वही फैट बॉय है जिसे वो जानती थी। लड़का उसकी डाउट को नोटिस करके उसे कहता है कि अब उसे फैट बॉय मत बुलाना। उसकी वॉइस और बिहेवियर देखकर उटेंग फाइनली मान जाती है कि ये सच में लिन है। वो कहती है कि ये मैटर नहीं करता कि वो फैट है या थिन, लेकिन उससे क्लास के बाद वेट करना चाहिए। यानू ऐड करती है कि पहले कोई और उटेंग के साथ गेम खेलता था और लिन बस ग्रुप कंप्लीट करने के लिए ज्वाइन करता था क्योंकि वो गेम में उतना अच्छा नहीं था। तभी यूकांग एक थ्रेटिंग लुक के साथ उटेंग को देखता है और उसे चैलेंज करता है कि क्या तुम ये कहने की हिम्मत रखती हो कि लिन गेम्स खेलना नहीं जानता। ये मेंशन करते हुए कि कल उसने लिन का अकाउंट यूज किया था उटेंग को कंफ्यूज करने के लिए। उटेंग कहती है कि यानू सबसे ज्यादा एरोगेंट है जो
ऐसे करने की कोशिश करती है। वहाँ जाते जाते यानू एक चांस मांगती है समझाने का, लेकिन सोचती है कि अब वो टेंग का पीछा नहीं छोड़ेगा। तभी दो लड़कियां आती हैं और पूछती हैं कि यानू को कैसे पता कि वो लिन है। अगर वो लड़का था भी वो इतना हैंडसम कैसे हो गया, शायद उसने सर्जरी करवाई हो। उसी वक्त टीचर आती है और सबको अपने सीट्स लेने के लिए कहती है क्योंकि क्लास शुरू होने वाली थी। टीचर क्यूरियस होती है और स्टूडेंट से पूछती है कि उनकी हॉलीडे कैसी थी। लड़की फिर वो सरप्राइज हो जाती है और पूछती है कि पीछे बैठा हुआ स्टूडेंट कौन है। यानू अपना हाथ उठाकर कहती है वो लिन है जिसने हॉलीडे के दौरान वेट लॉस किया। टीचर सरप्राइज होकर कहती है कि लिन काफी बदल गया है और जरूर बहुत मेहनत की होगी ये अचीव करने के लिए। वो पूछती है कि क्या ये इस सेमेस्टर में लिन फ्रंट रो में बैठा करता था। तभी एक लड़की जल्दी से रिस्पॉन्स करते हुए कहती है कि नहीं, यानू प्रॉमिस की थी कि वो अपनी जगह उसके साथ चेंज करेगी। दूसरी लड़की कहती है कि वो हॉलीडे में काफी लंबी हो गई थी तो उसे भी ब्लैक रो में जाना चाहिए। यानू सोचती है कि ये लड़कियां उसकी सीट लेने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो ऐसे होने नहीं देगी। टीचर उन्हें आर्ग्यू करने से रोकने के लिए कहती है कि सबसे पहले यानू अपने सीट चेंज करेगी। दो लड़कियां उसे सीट से हटा देती हैं और प्रोटोगेनिस्ट की फ्रेंड रिक्वेस्ट करती है कि उसे उसकी सीट में रहने दिया जाए। एक और लड़का जिक्सुआन से पूछता है कि क्या लिन ने हैंडसम दिखने के लिए सर्जरी करवाई थी। जिक्सुआन जवाब देता है कि और कोई वे नहीं हो सकता। टीचर अनाउंस करती है कि ऑड नंबर वाले स्टूडेंट अपनी पोजीशन में रहेंगे और इवन नंबर वाले अपने एडजस्टेंट के साथ सीट एक्सचेंज करेंगे। वो कहती है कि लिन के साथ बैठेगी। दूसरी लड़की शॉक में पूछती है कि क्या जैंग सच में प्रोटोगेनिस्ट के साथ बैठेगी, लेकिन जैंग कहती है कि ठीक है क्योंकि वो यानू को लिन के पास नहीं रहने दे सकती थी। एक लड़की उसके पास बैठते हुए देखती है कि वो लड़का थोड़ा चबी और क्वाइट है। प्रोटोगेनिस्ट सोचता है कि इस वजह से उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सामने खड़ी यानू अपने सीट खोने के लिए रोते हुए नजर आती है। तभी लिनमो अपने सीट से उठता है और एक ग्रुप लड़कियों का उसकी तारीफ करना शुरू कर देता है। वो कहती है कि अगर उन्हें रोज माउंटेन क्लाइंब करनी पड़ती तो वो थक जाती। और एक और लड़की पूछती है कि क्या लिन उसके भाई को कुछ एडवाइस दे सकता है। यानू सोचती है कि सब लड़कियां फेक है क्योंकि जब लिन फैट था तो किसी ने उससे बात नहीं की। वो कहती है कि उन लड़कियों के लिए अनलाइक थी। उसने प्रोटोगेनिस्ट के साथ कभी बुरा बिहेव नहीं किया। जब पहली बार यानू और प्रोटोगेनिस्ट मिले थे तो लिन ने उन्हें ठंडे अंदाज में रास्ते से हटने के लिए कहा था। जल्दी से लड़कियां साइड हो जाती हैं। एक और लड़की कहती है कि प्रोटोगेनिस्ट अपने एटीट्यूड के साथ और भी हैंडसम लग रहा है। जिक्सुआन को स्ट्रेस देखकर लड़की मजाक में कहती है कि वो जेलियस हो रहा है, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा क्योंकि सबको लिन पसंद है। कैफेटेरिया में प्रोटोगेनिस्ट के पास एक लड़की आकर कहती है कि वो उसकी जगह बैठ सकती है क्योंकि उससे जाना है, लेकिन लिन ऑफर डिक्लाइन कर देता है। वो सोचता है कि उस मॉडल्स के पास बैठना सेफ नहीं लगता। उसका कहना था कि लड़कियों की आंखें डिसेप्टिव लग रही थी। बैकग्राउंड में यान पूछती है कि क्या ये सच में प्रोटोगेनिस्ट है। फ्यून एक लड़की से पूछता है कि क्या वो रिग्रेट करती है कि उसने हैंडसम होने के बाद लिन के साथ ब्रेकअप किया। लड़की जवाब देती है कि वो इतनी सुपरफिशियल नहीं है। तभी एक और लड़की आती है और कहती है कि वो लिन के पास जाना चाहती है और पूछती है कि क्या यानू उसे पसंद कर सकती है। वो ये भी कहती है कि चाहे उसने सर्जरी करवाई हो या नहीं, उसे हमेशा लिन की पर्सनालिटी पसंद आया है। यानू उस लड़की को हाइपोक्रेट बोलती है। उसकी बातें सुन के लड़की सोचती है कि हाइपोक्रेसी ये मान लेना था कि लिन सर्जरी करवाया है। अगर उस लड़की को लिन की वो खूबसूरत लेग्स मिल जाए तो उसे ये फर्क नहीं पड़ेगा कि वो असली है या फेक। वो कहती है कि वो लिन के पीछे अकेले जाएगी। इसी बीच लिन मो स्कूल में वॉक कर रहा होता है। तभी मिया भी उसके सामने आती है और अपने पास्ट बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि उसके लिए सब कुछ अचानक हुआ था और वो अभी शादी नहीं करना चाहती। लिन उसकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। मिया बाई उसे रोक कर कहती है कि रुको, क्या तुम्हें और कुछ कहना है। वो कंफर्म करती है कि उसे अपने हर एक्शन का जीनियस अफसोस है, लेकिन लिन अपने कोल्ड एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ने लगता है जो यानू को कंफ्यूज कर देता है। वो सोचती है कि क्या मिया बाई ही उसके बदलाव की वजह है। स्कूल के बाहर लिन मो रूफटॉप पर अकेले होने की
होप करता है। जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो उसका सामना एक लड़की से होता है जिसके रिब्स उसने तोड़ दिए थे। वो सोचता है कि क्या वो दोबारा उसका रूफटॉप स्पॉट चुराने आई है। पीछे देखते हुए वो लड़की नोटिस करती है कि लिन कुछ देर से उसका पीछा कर रहा है। वो अपने मन में कहती है कि लिन प्रोटोगेनिस्ट की तरह लगता है, लेकिन ये लड़का उससे ज्यादा हैंडसम है। लिन उस लड़के के पास से गुजरता है और लड़के रिलीफ फील करती है कि उसने बात नहीं की। लड़की सोचती है कि क्या वो भी रूफटॉप पर जा रहा है। उस लड़की के साथ तेजी से चलने पर लिन देखता है कि वो लड़की तेज कदम बढ़ाते हुए उसे आगे निकल गई। लिन ये सोचता है कि क्या वो सच में उसका स्पॉट चुराने के लिए प्लानिंग कर रही है। उनकी नजरें मिलती हैं और दोनों एक दूसरे के इंटेंशन समझ जाते हैं। जल्दी ही दोनों अपने स्पॉट सिक्योर करने के लिए रेस लगाते हैं। लड़की अपने मन में सोचती है कि प्रोटोगेनिस्ट कितना एनोइंग है। वो ये भी सोचती है कि क्या उसे एक जेंटलमैन की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। साथ ही वो ये मान नहीं पा रही थी कि लिन इतना फास्ट रन कैसे कर रहा है। वो कहती है कि उसने लिन को एडवांटेज देना चाहा, लेकिन अगर वो हार गई तो ये उस दुनिया की सारी औरतों के लिए एक डिस्ग्रेस होगा। इसी बीच एक लड़की पीछे हो रही कमोशन को देख रही होती है। दूसरी तरफ लड़की लिन से पूछती है कि वो क्यों भाग रहा था और लिन उसे वही सवाल करता है। फिर लड़की पूछती है कि वो उसका पीछा क्यों नहीं कर रहा था, लेकिन लिन कहता है कि वो कभी ऐसा नहीं करेगा। इरिटेटेड होके लड़की कहती है कि उससे ऐसी बात ना करें और ये भी कहती है कि एक लड़का जो लेडीज की रिस्पेक्ट नहीं करता वो कभी शादी नहीं कर पाएगा। लिन वो सोचता है कि एक एम्परर शादी के बारे में कैसे सोच सकता है। एक हाई स्टेटस एम्परर जो ग्रेट एम्परर्स के जनरेशन से था, शादी कैसे करेगा वो। फिर लिन कहता है कि वो भी इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि वो सिर्फ रूफटॉप के लिए फाइट कर रही थी। जब वो रूफटॉप के डोर के पास पहुंचती है तो दोनों एंट्रेंस ब्लॉक कर देते हैं। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि फाइट करेंगे देखने के लिए कि कौन पहले पहुंचता है। लिन सोचता है कि उसे ब्रूट फोर्स का यूज करना पड़ेगा अपना रास्ता क्लियर करने के लिए। इसी प्रोसेस में वो लड़की के चेस्ट को एक्सीडेंटली पकड़ लेता है। लड़की एम्बैरेस्ड हो जाती है और प्रोटोगेनिस्ट भी एम्बैरेस्ड फील करता है, लेकिन वो जल्दी रूफटॉप पहुंच जाता है और अनाउंस करता है कि अब से ये जगह उसकी है। लड़की उससे गुस्से में पूछती है कि उसने ऐसे कैसे करने की हिम्मत की और क्या वो जानता था कि वो कौन है। वो ये भी मेंशन करती है कि अब भी उसने उसका चेस्ट टच किया। प्रोटोगेनिस्ट उसके पास जाता है और लड़की को एक थप्पड़ लगाकर कहता है कि पहले उसने ही उसे टच किया। लिन सोचता है कि वो लगभग भूल गया था कि इस दुनिया में मैन फ्रैगाइल होते हैं और उन्हें केयरलेसली एक्ट नहीं करना चाहिए। गुस्से में लड़की प्रोटोगेनिस्ट को सेमलेस बुलाती है। तभी लिन अपना फोन निकालता है और कहता है कि अगर वो वहां से नहीं गई तो वो पुलिस बुला लेगा। लड़की और गुस्से में कहती है कि वो अब भी एंग्री हो रही है, लेकिन प्रोटोगेनिस्ट उसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है और कहता है कि वो अब वही रिपीट करे जो अब भी उसने कहा था। तभी लड़की कुछ याद करती है कि इस दुनिया में जो औरतों मर्दों पर हाथ उठाती है उन्हें डिस्पाइस किया जाता है। अगर लड़की को ऐसे करते हुए पकड़ा गया तो वो स्कूल में नहीं रह पाएगी। वो सोचती है कि लिन ने उसका फायदा उठाया है उसे मारने का, चाहे वो किसी को ये बात बताए सब लोग प्रोटोगेनिस्ट को ही सच मानेंगे। वो डिसाइड करती है कि इस बार वो चुप हो जाएगी, लेकिन अगली बार वो हार नहीं मानेगी और कह के चली जाती है कि मर्दों से डील करना काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। लिन सोचता है कि वो इस सिचुएशन से बचकर निकल गया और ये लड़की काफी एनोइंग थी। फिर उसे याद आता है कि आज सुबह न्यूज में एक अपडेट आई थी। वो अपना फोन उठाता है और न्यूज देखने लगता है और वो शॉक हो जाता है कि न्यूज में बताया गया था कि एक फार्म पर कई सारी मुर्गियां वायरस से इन्फेक्ट हो गई थी, जिससे वो सूखकर मूर्ति के जैसे हो गई थी। लिन को वो चिकन देखकर लगता है कि उसने इसे कहीं देखा है। उसे याद आता है कि पहले जो डेमन थे उसके पास एक तलवार थी जो किसी भी क्रिएचर को चुनने पर उसे हड्डी तक सक कर लेती थी, लेकिन अपने फाइनल बैटल में वो तलवार फट गई थी और फिर उसकी अपनी तलवार भी फट गई थी जो उसे प्रोटेक्ट कर रही थी और उसे इस दुनिया में भेज दिया था। लिन सोचता है कि क्या वो डेमन सच में मर गया था, क्योंकि इमॉर्टल बनने के लिए लिन को हेवन का रास्ता फॉलो करना पड़ता और उसके बदले में उसे लोगों को मारना पड़ता था अपनी ताकत पाने के लिए। इसलिए उसे जो कुछ हो रहा था उसका पता लगाना जरूरी था। कुछ वक्त बाद शाम हो गई थी और लिन स्कूल से निकल रहा था। जब लड़कियां अभी भी प्रोटोगेनिस्ट के आसपास घूम रही थी तभी यानू आती है और कहती है कि वो लिन को उतेंग के घर तक छोड़ देगी, लेकिन
लिन मो कहता है कि ये जरूरी नहीं है। फिर भी यानो इंस्टिंक्ट है और कहती है कि उटेंग और उसकी बहन काफी डेंजरस है। वो एक कहानी सुनाती है कि कैसे एक लड़के को क्लासमेट्स ने धोखा दिया था और उसका एंड काफी ट्रेजिक था। लड़के को लगता है कि वो उस जगह पर नहीं जाना चाहता और यानो से कहता है कि वो उसके इतना करीब नहीं आए। यानू कहती है कि वो गलत समझ रहा है। अंदर जाते ही यानू सरप्राइज हो जाती है और पूछती है कि क्या तुम उटेंग से फिर कभी नहीं मिलोगे। लड़का कहता है कि उसके पास और भी इम्पोर्टेंट काम है। यानू पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि उटेंग पूरे समर में तुम्हें ढूंढ रही थी। लड़का जवाब देता है कि इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। यानू कहती है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सब कुछ उटेंग को समझा देगी। वो सोचती है कि अगर उसने लिन की मदद की तो शायद लिन उसका शुक्रिया करेगा। तभी लिन एक कार में होता है और सोचता है कि वो फार्म शहर के बाहर है। अगर वो डेमन वहाँ है तो वो उसे खत्म कर देगा, चाहे इस प्रोसेस में उसकी साउल को नुकसान ही क्यों ना हो। थोड़ी देर बाद लिन फार्म के पास पहुंचता है और वो सोचता है कि उसके पास अब सिर्फ थोड़ी साउल बची है, लेकिन उससे वो अभी जरूरत पड़ेगी। लिन मैजिक यूज करने लगता है और एक घर की तरफ देखता है कि जहां उसे डेमोनिक काई के असर मिलते हैं। वो सोचता है कि ये डेमन काफी पावरफुल लग रहा है और ये कंफर्म करता है कि डेमन सच में जिंदा है। तभी वो साइड में किसी को आते देखता है। एक इंसान हेलमेट उतारता है और पता चलता है कि वो उटेंग है। उटेंग पूछती है कि तुम यहाँ इस सुनसान जगह पर क्या कर रहे हो। लिन अपने मन में सोचता है कि उटेंग यहाँ कैसे पहुँच गई, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। उटेंग कहती है कि उसने घर जाने के लिए टैक्सी बुलाई थी, लेकिन रास्ते में उसे लगा कि टैक्सी उसे शहर के बाहर ले जा रही थी, इसलिए वो रास्ते में ही कार से उतर गई। थोड़ा इरिटेट होकर उटेंग पूछती है कि क्या तुम अभी भी अपने आप को अगली और मोटा लड़का समझते हो जो तुम पहले थे। फिर वो कहती है कि अब जब तुम हैंडसम बन गए हो तो तुम ऐसी लड़कियों से मिलोगे जो सिर्फ अपने नीचे के दिमाग सोचती हैं। उटेंग समझती है कि अच्छे दिखने वाले लड़के ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मेन टारगेट होते हैं। तुम्हें हमेशा किसी को इन्फॉर्म करके ही कहीं जाना चाहिए। उटेंग कहती है कि जब भी वो किसी मुश्किल में हो उसे किसी को जरूर वार्न करना चाहिए। फिर वो उसे अपने हेलमेट देने के लिए कहती है और बताती है कि वो पुलिस को बुलाने जा रही है। फिर वो पूछती है कि क्या तुम्हें कार का लाइसेंस प्लेट याद है, लेकिन लड़का जवाब देता है कि उसे याद नहीं। उटेंग कहती है कि वो कुछ मैसेजेस देने जा रही है और जल्दी ही वापस आएगी। लिन इस पार्ट को सोचता है कि और समझता है कि उटेंग बस इमॉर्टल नहीं थी, बल्कि वो डेमोनिक एनर्जी को ट्रैक भी कर सकती थी। फिर उसे रियलाइज होता है कि यूटेंग वापस आ गई थी। उटेंग कहती है कि उसके लिए वेट लॉस करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। फिर वो अपनी हेलमेट उसे लेने के लिए कहती है और अपने सर पर लगा लेती है। वो कहती है कि वो कोई मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती थी, लेकिन उसे ये भी लगता था कि लड़का मोटरसाइकिलिस्ट से भी ज़्यादा हैंडसम है जो इंटरनेट पर दिखते हैं। लिन सोचता है कि क्या ये डिटेक्टिव का हेलमेट है और उटेंग सोचती है कि वो सच में हैंडसम है। वो अपनी पुरानी सोच पे हैरान होती है और कहती है कि ये उसका कस्टमाइज हेलमेट है। अगर उसने ये तोड़ दिया तो वो इसे मिन गर्ल्स को प्राइज देने वाली है। फिर वो कहती है कि ये हेलमेट बस उसे हेडेक देता है। जब लिन देख रहा होता है वो नोटिस करता है कि उटेंग जिस डायरेक्शन में जा रही थी वो बिल्कुल वही जगह थी जहां डेमोनिक एनर्जी थी। वो चिंतित हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो देखने जाएगा कि वहाँ क्या हो रहा है। इस दौरान उटेंग एक ऐसी जगह से गुजर रही थी जहां उसे नहीं जाना चाहिए था। एक बुढ़ी औरत उसे पूछती है कि वो किसे ढूंढ रही है। उटेंग ने अपनी जल्दी से गन निकाली और कह दिया कि तुम्हें बहुत हिम्मत है, यह जगह प्रैंक करने के लिए नहीं है। बुढ़ी औरत कहती है कि ऐसे प्रैंक करना कानून के खिलाफ है। उटेंग कहती है कि क्या तुम्हें डेमन कल्टीवेटर लॉ के बारे में पता है, लेकिन औरत कहती है कि बस एक चिकन फार्मर थी और चुपके से अपने सेल्फ से एक डेगर निकाल लेती है। उटेंग जो उस औरत की इंटेंशन को समझ गई थी, अपने हथियार को इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर गोली चला देती है। औरत जिंदगी की भीख मांगती है, कहती है कि वो मरना नहीं चाहती। उटेंग उससे कहती है कि वो अच्छी एक्ट्रेस है लेकिन उसे ज़्यादा अच्छा होना पड़ेगा और वो उसे धोखा देना चाहे। फिर उटेंग अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपने हथियार को एक तलवार में बदल देती है, लेकिन औरत फिर भी इंस्टिंक्ट करती है कि वो कोई डेमन कल्टीवेटर नहीं है और उस इंसिडेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है। उटेंग कहती है कि वो सिर्फ मुर्गियां रिफाइन करने के काबिल है, लेकिन आगे चलकर लोगों को
भी रिफाइन कर सकती है। वो उसे ये भी कहती है कि उसकी कल्टीवेशन टाइम कम थी, लेकिन फिर भी वो एक मॉन्क से ज़्यादा पावरफुल थी। औरत उटेंग से ये पूछती है कि उसने कैसे पता लगाया, और कहती है कि अगर वो उसे रिफाइन कर लेती तो और भी ज़्यादा पावरफुल हो सकती थी। उटेंग जवाब देती है कि वो उतना इनकरेज नहीं कर रही है, और फिर जल्दी से डेमन पर हमला कर देती है। कहती है कि रिजल्ट कुछ भी हो, वो उस मॉन्स्टर को मार देगी। वो अपनी तलवार को मॉन्स्टर के चेस्ट में घुसा देती है, लेकिन लिन जो पीछे से देख रहा था वो सोचता है कि उस एनर्जी का सोर्स एक डेमोनिक स्वॉर्ड जैसा लग रहा था। उटेंग जो औरत थी हैरान हो जाती है कि क्योंकि उसकी तलवार का कोई असर नहीं होता। उटेंग सोचती है कि वो एनर्जी जो उस मॉन्स्टर पे थी वो बिल्कुल अलग थी जो उसने पहले डेमन कल्टीवेटर्स के साथ देखी थी। वो इस क्रिएचर के बारे में सोचती है कि और ये क्रिएचर क्या है। एकदम से वो मॉन्स्टर उटेंग के ऊपर हमला कर देता है और मुश्किल से अपने आप को बचाती है। समझ जाती है कि अगर उसने वो अटैक लिया होता तो वो मर गई होती। क्रिएचर अपने फिस्ट में मैजिक गैदर करता है और उटेंग एक स्पिरिचुअल तालिस्मान का टुकड़ा निकालकर उस मॉन्स्टर के ऊपर डाल देती है, लेकिन वो भी कोई असर नहीं करता। डेमन फिर से अटैक करता है और अचानक से उटेंग को दीवार से टकरा देता है, जिसमें वो खून गिरने लगती है। वो सोचती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो हार गई है। इसी वक्त प्रोटोगेनिस्ट वहां आता है और उटेंग को बचाता है। उटेंग पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्योंकि प्रोटोगेनिस्ट को वहां से जाना चाहिए। लिन उटेंग से कह रहा था कि वो ज़्यादा पोलाइट तरीके से बात करे, लेकिन उटेंग उसे जल्दी जाने का ऑर्डर देता है। यंग लड़का अपनी स्किल यूज करता है और डेमन अचानक रुक जाता है। उटेंग हैरान होकर पूछती है कि डेमन क्यों रुक गया है, लेकिन लिन जवाब देता है कि कोई खास बात नहीं है, वो ही सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा है। जैसे ही डेमन भागता है वो जमीन पर गिर जाता है और एक बड़ा और प्रोटोगेनिस्ट के आसपास घूमता है। प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उटेंग को मुश्किल से सांस आती है और वो सोचता है कि लिन असली में कौन है। इसी बीच गाइवान शहर में एल्बे में एक आदमी ताओइज्म की प्रकृति पे सोच रहा होता है और कह रहा होता है कि इस स्वर्ग में पृथ्वी को जन्म दिया जब सब चीजों को अंदर समा लिया। जब एक घंटी बजी और पूछता है कि ये क्यों हो रहा है, क्या ये दुनिया में कोई बड़ा घटना का संकेत है। वो आदमी जो ताओइज्म के मास्टर है झुक जाता है और उसके आदमी पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। वो बताता है कि ताओइज्म के पिता अभी भी पुनर्जन्म ले चुका है। फिर प्रोटोगेनिस्ट के साथ वो पूछता है कि डेमन कहाँ गया, लेकिन क्रिएचर ने अपनी सारी ताकत खो दी होती है और कह रहा है कि वो बस तलवार का एक टुकड़ा था। इसके बावजूद ये अब कोई फर्क नहीं पड़ता। यंग लड़का अपनी स्किल से डेमन के रूह को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और सोचता है कि ये शायद डेमन का ट्रैप हो सकता है जिससे वो अपनी लोकेशन रिवील कर रहा हो, लेकिन वो इस अपने कल्टीवेशन के लिए अच्छा आइटम समझता है। सोचता है कि जब अपने डेमोनिक नेचर को हटा देगा तो ये उसके लिए फायदेमंद होगा। अब उसे बस उस औरत का ध्यान रखना है जो अभी भी उसके पीछे है। उटेंग लिन को देखते हुए कह रही कि वो बहुत हैंडसम है। मैजिक यूज करके लिन उसे कह रहा है कि वो जो देखी थी उसे भूल जाए। फिर उटेंग बेहोश हो जाती है। लिन उसे देखते हुए सोचता है कि उसकी स्पिरिचुअल रूट सबसे हाई क्वालिटी की है, जो उसके अपने दुनिया में अभी भी काफी अजीब है। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में कोई अच्छा जगह होगा जहां वो कल्टीवेशन कर सकता है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो ये लेवल अचीव करना मुश्किल होता। अपनी स्किल यूज करने के बाद लड़के को अपने चेस्ट में तेजी से दर्द महसूस होता है और वो समझता है कि शायद उसने अपनी रेसिडुअल साउल एनर्जी ओवरलोड कर ली है। उसे ये एहसास होता है कि उसे वहां से जल्दी जाना होगा। जैसे ही वो चलने की कोशिश करता है तो लड़कियां उसे मिलती हैं जो उसकी खूबसूरती पर कमेंट करती हैं और कहती हैं कि उन्हें उसे अच्छी जगह ले जाना चाहिए, लेकिन लिन उनसे कहता है कि उसे जाने दें, नहीं तो वो पछताएगी। एक लड़की उसे मजाक करते हुए कहती है कि वो ज़्यादा जेंटल हो। गुस्से होकर प्रोटोगेनिस्ट सोचता है कि क्योंकि वो उसकी साउल डैमेज हो गई है, वो अपनी ताकत प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहा। लड़की उसका चेहरा पकड़ती है और कहती है कि उसे उसकी बात माननी चाहिए। इसी बीच उटेंग दो लड़कियों के पीछे
आ जाती हैं और उन्हें कहती हैं कि उन्हें उसके रास्ते से हटना चाहिए। वो एक लड़की पर पंच मारती है लेकिन लड़की उससे बच जाती है। दूसरी लड़की उटेंग पर हमला करने की कोशिश करती है लेकिन उटेंग तुरंत काउंटर करती है और एक तेजी से किक मारकर दोनों लड़कियों को बेहोश कर देती है। लिन के पास जाके उटेंग पूछती है कि उसने अपने आप को क्यों डिफेंड नहीं किया। वो समझती है कि जब ऐसे लोग मिले तो उनके वीक पॉइंट्स पर अपने फुल स्ट्रेंथ लगानी चाहिए। लिन उसे पूछता है कि विटल पॉइंट कहाँ होता है तो उटेंग कहती है कि वो चेस्ट होता है और वो हैरान होकर पूछता है कि क्या उसे अपने डिफेंस का पता नहीं था। जैसे ही सिचुएशन थोड़ा शांत होता है, लड़की लिन को अपने घर चलने का ऑफर देती है। जब लिन अपने हेलमेट उतारने लगता है, उटेंग पूछती है कि वो क्यों कर रही है और कहती है कि बस बाइक पर बैठ जा। दोनों बाइक पर बैठकर लिन के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में प्रोटोगेनिस्ट सोचता है कि अपनी पुरानी जिंदगी में बिना रिलेशन के लड़की को तमन्ना इनअप्रोप्रिएट माना जाता था, लेकिन इस दुनिया में लोगों को ऐसी चीज़ों की ज़्यादा फिक्र नहीं होती। वो ये भी सोचता है कि व्हीकल कितनी तेजी से जा रहा है, पर कहता है कि अगर उसके पास अपनी तलवार होती तो और वो भी तेज जा सकता था। रात के अंधेरे में वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। लिन उटेंग का शुक्रिया अदा करते हुए पूछता है कि उसे कितना पे करना चाहिए। उटेंग हैरान होकर पूछती है कि वो किस बात की बात कर रही है। उसे मोटा कहकर वो लड़की कहती है कि अभी कुछ वक्त पहले लड़का डरा हुआ था और प्रोटोगनिस्ट उसे कहता है कि उसे ऐसे मत बुलाए। फिर उटेंग कहती है कि पहले लिन को कोई फर्क नहीं पड़ता था जब लोग उसे ऐसे बुलाते थे। बातें करते हुए लड़की को कुछ याद आता है और वो कहती है कि प्रोटोगनिस्ट को उसे फिर से मिलना था लेकिन उसने उससे इंतजार करने के लिए छोड़ दिया। लेकिन लड़का कहता है कि उसकी फैमिली ने उसे ये सिखाया था कि स्कूल के बाद घर जाना चाहिए क्योंकि वो अकेला नहीं चल सकता था और उसने उससे पहले इंतजार किया था। फिर उटेंग कहती है कि उसके पास एक इमरजेंसी थी और उसके फ़ोन बजने लगता है। फ़ोन उठाकर उटेंग पूछती है कि क्या सब कुछ ख़त्म हो गया है और वो कंफर्म करती है कि टारगेट में बहुत ज़्यादा पावरफुल एवल है। अपनी बाइक पर बैठकर वो कहती है कि उसे कुछ काम था और अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाते हुए लड़की एक मोड़ पर रुक जाती है। सोचती है कि प्रोटोगनिस्ट का शैम्पू का सेंट उसे परेशान कर रहा था। लिन के पास वेपन आते हुए लड़का सोचता है कि उसे अपनी ताकत को रिकवर करना होगा। तब जिक्सवान उसे कॉल करता है और पूछता है कि क्या वो फिर से उटेंग के साथ परेशानी कर रहा है। यानो भी कहती है कि लड़का अपनी शब्दों को कंट्रोल करना नहीं जानता और कह रही थी कि उटेंग थोड़ी स्ट्रेस में थी। लिन दोनों को इग्नोर करते हुए अपने घर की तरफ जा रहा होता है। घर के अंदर लड़का अपने डोर के पास बैठता है और सोचता है कि अगर उसने अपनी ताकत को यूज करना जारी रखा तो वो अपने फाउंडेशन को नुकसान पहुंचा सकता था। कम से कम उसने एक स्वॉर्ड फ्रैगमेंट पा लिया है जिसे वो जल्दी कल्टीवेट करने के लिए यूज कर सकता है। थोड़ी देर बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया। यानो आकर कहती है कि वो प्रोटोगेनिस्ट से अकेले बात करना चाहती थी। जब उसने देखा कि जिक्सवान के साथ नहीं थी तो उसे लगा कि लड़की अकेली बात करना चाहती थी। फिर यानो कहती है कि सिर्फ अपीयरेंस का मामला नहीं था, लेकिन जितना ज़्यादा वो अपने कज़न के साथ वक्त गुजार रही थी, ज़्यादा सोचकर लड़की को ये एहसास होता है कि वो प्रोटोगेनिस्ट को पसंद करती है। इसलिए वो उसे अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना चाहती है और पूछती है कि क्या उसकी दादी चाहती है कि वो दोनों शादी करें। लेकिन उससे बात आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता क्योंकि लिन दरवाज़ा बंद कर देता है। लड़की दरवाज़ा के बाहर खड़ी उससे कहती है कि वो उस पर विश्वास करे और कहती है कि वो दोनों शादी करेंगे। लेकिन लिन जो एक एम्परर है वो अपने आप को एक इतना नीचे नहीं गिराना चाहता था। वो सोचता है कि उसने अपनी स्पिरिचुअल फाउंडेशन का मैक्सिमम लेवल अचीव कर लिया है, लेकिन अभी भी उसे बहुत लंबा रास्ता तय करना था। अगले दिन लिन के स्कूल में एक लड़की प्रोटोगेनिस्ट को खाने पर बुलाती है। जब उसने देखा कि लड़का उसे इग्नोर कर रहा है तो वो कहती है कि बहुत हैंडसम है, लेकिन उसका दिल बर्फ जैसा है और वो भी हैंडसम हो रहा है जैसे कोई मूवी स्टार हो। इस दौरान यानो अपने ग्रुप के साथ खाना खा रही होती है और जब वो उस तरफ देखती है कि एक लड़की प्रोटोगेनिस्ट को अपने टेबल पर बुलाने की कोशिश कर रही है, जिसे वो लड़का बिना किसी हेजिटेशन के मना कर देता है। फोइन पूछती है कि इतना हैंडसम होने का क्या फ़ायदा अगर वो अकेले ही रहे, और दूसरा लड़का कहता है कि उसने ये भी सोचा कि वो कैसे वजन कम कर रहा है, लेकिन वो हमेशा उसे इग्नोर करता रहा। यानो जो सिचुएशन को देख रही थी
थोड़ा अनईजी महसूस करती है कि और टेबल से उठकर कहती है कि वो लड़की को अपने टेबल पर बुलाएगी क्योंकि वो दोनों एक ही क्लास में हैं। जिक्सुन जो इरिटेटेड है पूछता है कि वो उससे क्यों बुला रही है, जब लड़की को पता है कि वो उसे नफरत करता है। ज्यादा रिलक्टेंट होकर यानू कहती है कि अगर वो उसे जाने देगा तो लिन कुछ और समझ सकता है। जिक्सुन गुस्से में कहती है कि उसे उस लड़के के लिए कोई इज्जत नहीं रही और अगर वो प्रोटोगेनिस्ट को बुलाने गई तो उसे वापस नहीं आना चाहिए। लेकिन लड़की सोचती है कि अगर उसके पास लिन हो तो वो अपनी जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं पछताएगी। इस दौरान एक ग्रुप ऑफ लड़कियां लड़के को तंग कर रही थी और वो सोचता है कि ये सब लड़कियां क्यों उसे डिस्टर्ब कर रही हैं। फिर उतेंग उसे कॉल कर लेती है और ऑर्डर देती है कि वो तुरंत उसके टेबल पर आए। लड़का जो कमोशन देख रहा होता है सोचता है कि शायद उतेंग को लिन पसंद करता है। यानो जो डिस्पिरिट है सोचती है कि वो लड़की सबसे बुरी है जो लिन का ध्यान खींच सकती है। लड़का जो ये सब देख रहा था ये नहीं मान पाता कि वो औरत उससे अभी भी मोटा कह रही थी। साइड में देखते हुए उसे वो लड़की दिखाई देती है जो पहले थी और वो जल्दी से चलना शुरू कर देता है, याद करते हुए कि हो सकता है कि वो लड़की उसका टेरेस वाला प्लेस चुरा ले। जैसे ही वो लड़का चल रहा होता है उटेंग को ये नोटिस होता है कि वो लड़का जल्दी में है। उसके साथ वो लड़की कहती है कि लिन अब ज्यादा एरोगेंट हो गया है क्योंकि और वो थोड़ा हैंडसम हो गया है। पूछते है कि वो अपने आप को क्या समझता है। गुस्से में उटेंग लड़के को एक मैसेज भेजती है और कहती है कि वो उससे मार डालेगी। क्लास के बाद लिन अपने टेरिस पे जा रहा होता है लेकिन वो लड़की पहले उसके रेस्टिंग प्लेस पर बैठी होती है। वो लड़की कहती है कि क्योंकि वो पहले आई थी लीड को वहां से जाना होगा, लेकिन लड़का मना कर देता है और कहता है कि उसने रेस पहले जीती थी इसीलिए वो जगह उसकी थी। लड़की कहती है कि उसने उसे जीतने दिया था और क्योंकि वो लड़का था और पूछती है कि क्या वो समझता है कि वो हार जाएगी। फिर लड़का कहता है कि वो नीचे चलकर फिर से रेस लगाए ताकि ये बात क्लियर हो जाए। गुस्से में इम्प्रेस कहती है कि लड़का सिर्फ दौड़ना जानता है और पूछती है कि उसके पास कोई और स्किल भी है या नहीं। कहती है कि अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो वो कभी शादी नहीं करेगा। लिन वो अपने तरीके से कहता है कि ये कोई बड़ा बात नहीं है और वो कोई भी गेम चॉइस कर सकता है और उसमें वो जीत जाएगा। एक चालाक मुस्कान के साथ लड़की लगती है कि कुछ प्लान कर रही है और पीसेस का कप उठाते हुए कहती है कि वो ये गेम खेलेंगे। लिन जो लड़की के हाथ में देख रहा होता है सोचता है कि क्या ये वो चीज हो सकती है जो उसने सोचा था। फिर इम्प्रेस ने पूछा कि क्या वो उस गेम को खेलना जानता है और कहती है कि अगर वो जीत गया तो टेरिस छोड़ने के अलावा वो कुछ भी मांग सकता है। जमीन पर बैठकर लड़का कहता है कि उसकी कोई भी विशेष पूरी नहीं कर सकता चाहे वो कितने भी कोशिश करे। लड़की जो कन्विंस थी सोचती है कि उसने हजारों साल इस गेम को खेलते हुए गुजारे हैं और उसकी स्किल्स एक लेवल पर उसे ये पता नहीं था कि प्रोटोगेनिस्ट भी अपने दुनिया में बहुत साल से इस गेम को खेला था और अपने वर्ल्ड में वो इस गेम का एक बेस्ट प्लेयर माना जाता था।